है। करुणा कौर, गुड इवनिंग सर। सर क्या आप लोग मुझे बता दोगे कि आवाज आ रही है? जस्ट कंफर्म कर दीजिए एक बार कि एम आई ऑडिबल और नॉट, फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्या मैं ऑडिबल हूं? क्या मैं विजिबल हूं? गुड इवनिंग तरुणा कौर, गुड इवनिंग धीरज जोशी, आस्था गुड इवनिंग, धीरज जोशी, रिम्पा गुड इवनिंग, गुरुजी गुड इवनिंग, आयशा चड्डा, तनुजा तिवारी, योग्यता मेरी क्या है मेरी, गुड इवनिंग, मनीषा, हेलो सर, हेलो मनीषा, हाउ आर यू? हमारी मनीषा एम्स ऋषिकेश में वर्किंग है एज अ नर्सिंग ऑफिसर। ये बहुत पुराने बैच के हैं हमारे, ठीक है, तो इनसे आपको सीखना चाहिए। अर्पिता वेरी गुड इवनिंग, लवली गुड इवनिंग, लवली सिंह गुड इवनिंग। लवली सिंह, क्या आप वही लवली हो जो हमारे निमहंस में हैं? रितिका गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग रितिका मैडम। तो करें हम आज अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया था कल? 23। ठीक है, तो ये आपके सामने कॉमन कॉज ऑफ, ये तो हो चुका था, ये भी हो गया था, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटरी इमोशन, ये भी कल हमारा हो चुका था। हाँ चलिए जी, ये क्वेश्चन है आपके सामने और इसका आपको आंसर लगाना है, जल्दी से इसका करें क्वेश्चन। गुड इवनिंग आस्था गुप्ता, गुड इवनिंग दिशा गुप्ता, सभी को गुड इवनिंग। चलिए अब आंसर करना शुरू करें, बहुत गुड इवनिंग हो गया है, अब स्टार्ट करो। क्वेश्चन आपके सामने है और जल्दी जल्दी से आंसर लगाओ ताकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकें। चलो भैया, क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन क्या हमारा, आवाज देखना, आवाज आ रही है इसमें, एक बार क्रॉस चेक कर लो इसमें। आ रही है और विजिबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन सिम्टम ऑफ ब्रेन स्ट्रोक? बताइए भाई, इसमें ब्रेन स्ट्रोक का कॉमन सिम्टम कौन सा है?
ऑप्शन ए हेमीप्लेजिया, ऑप्शन बी एफेजिया, ऑप्शन सी डिप्लोपिया, ऑप्शन डी एटेक्सिया। तो बताइए क्या है आंसर। डी 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 एटेक्सिया, हेमीप्लेजिया, एफेजिया एंड डिप्लोपिया। ठीक है, देखो भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, आज थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि ब्रेन अटैक या ब्रेन अटैक को ही लेकिन क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन था हमारा ब्रेन स्टेम स्ट्रोक, तो हम पढ़ने जा रहे हैं पहले ब्रेन अटैक के बारे में। ठीक है, जब हम ब्रेन अटैक के बारे में पढ़ते हैं तो ब्रेन अटैक में हमने देखा कि जब किसी पेशेंट को ब्रेन अटैक आता है तो यानी कि ब्रेन अटैक को क्या बोला जाता है, सीवीए। सीवीए को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक। कि जब हम कल में पढ़ चुके हैं कि जब हमारा ब्रेन था और हमारे ब्रेन में क्या हो गया, कोई ब्लड में ब्लॉकेज हो गया इसमें ब्लड वेसल में, तो आगे यहाँ पे टिश्यू जो है वो डैमेज होने लगती है, उसकी वजह से नेक्रोसिस होने लगता है। उसकी वजह से कुछ साइन सिम्टम आते हैं और वो साइन सिम्टम जो भी आएंगे वो किसके आते हैं, स्ट्रोक के साइन सिम्टम आते हैं। और जो साइन सिम्टम आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वो साइन सिम्टम आते हैं आपको बी फास्ट, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए और एज अ मेडिकल स्टाफ आपको जरूर पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है हमारा बी फास्ट। बी फास्ट बोले तो सबसे पहले जब कभी भी किसी पेशेंट को ब्रेन अटैक आए, सीवीए आए, तो यू शुड नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल एग्जामिनेशन, और वो क्या होता है हमारा बी फास्ट। पहले किसी जमाने में बस होता था फास्ट, लेकिन आज के जमाने में क्या होता है, बी फास्ट स्लरी स्पीच। अब चेंज करने लगे हो तुम लोग आंसर, है ना, विल सी दैट। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है, यही मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूं, क्लास में कई बार बोलता हूं, मानते तो हो नहीं, फिर भी गड़बड़े, सबने आंसर लगाया अटैक्सिया। अब सुनो, बी फास्ट में क्या होता है, बैलेंस। जो आप पेशेंट को जैसे ही ब्रेन का अटैक आया तो उसका सबसे पहले हम चेक करते हैं बैलेंस। वो क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है बच्चा, यानी कि बेचारा जो भी पेशेंट है वो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चल नहीं पाएगा, फिर नहीं पाएगा। ठीक, दूसरी चीज जब आप उसके आई में देखोगे, आंखों में देखोगे, तो वो जो आई है, आई में क्या देखने को मिलेगी, कुछ वीकनेस देखने को मिलेगी। और वीकनेस भी क्या देखने को मिलती है, टॉसिस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी, या तो टॉसिस, और या फिर हो सकता है डिप्लोपिया भी देखने को मिले, डिप्लोपिया देखने को मिले। दोनों चीज, या हो सकता है टॉसिस दिखे या हो सकता है डिप्लोपिया देखने को मिले। ठीक, और शुरुआत करना हमेशा से आंखों से शुरुआत करना। ठीक है, क्योंकि जब अभी हम आगे बढ़ेंगे अभी। फिर नेक्स्ट चीज क्या हुआ हमारा, फास्ट एफ से। एफ बोले तो फेशियल, जो हमारा फेस है उसमें पूरी की पूरी क्या देखने को मिलेगी, वीकनेस देखने को मिलती है, या मैं कहूं फेस में पैरालिसिस देखने को मिलती है। परगी महेश कुमार जी गुड इवनिंग, क्या हाल है जी। ठीक है, विनीता मैडम गुड इवनिंग, दीक्षा गुप्ता गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चीज ए फॉर आर्म। जो हमारा आर्म है पेशेंट का, वो क्या देखने को मिलेगा, वो वीक देखने को मिलेगा। जब आप पेशेंट का हाथ को उठाओगे तो पेशेंट का हाथ उठाओगे, वो बेचारा अच्छे से उठा नहीं पाएगा, फिर बार बार नीचे गिरेगा, तो आर्म क्या देखने को मिलेगी, आर्म भी वीकनेस। नेक्स्ट फाइनली आप क्या चेक करोगे, पेशेंट का स्पीच देखोगे। पेशेंट को बोलोगे भैया कुछ बोल के दिखाओ, तो जब बोलेगा तो जैसा आप उसको बोलो मैं जा रहा हूं, तो कैसे बोलेगा, मैं वाह हूं, ऐसे करके बोलेगा। यानी कि कौन सा स्पीच बोलते हैं इसको, स्लरी स्पीच देखने को मिलेगी। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। और लास्ट में अगर ये सारे साइन सिम्टम है तो तुरंत अब आपको क्या करना है, तुरंत आपको टाइम है आपके पास क्या करने का, कॉल करने का। और कहां कॉल करोगे, सीधे या तो एम्बुलेंस में, या उसको लेके चलो, टाइम टू कॉल एम्बुलेंस और टाइम टू टेक द पेशेंट इन हॉस्पिटल। तो तुरंत कहां लेके जाओ पेशेंट को, हॉस्पिटल में लेके जाओ। गुड इवनिंग भाई पलचिमी, नमस्ते। पूजा परिहार गुड इवनिंग, साक्षी गुड इवनिंग, मोनिका सैनी गुड इवनिंग, शिवानी नेगी गुड इवनिंग जी। ठीक है, तो याद रखना ये बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या बात हुई थी, यहां पे बात ये हुई है कि ये जो हमारा है, कौन सा क्वेश्चन, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा है ब्रेन स्टेम का। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम का अब बताइए क्या चाहेगा अब आंसर। अब याद रखना हेमीप्लेजिया एक कॉमन साइन सिम्टम है स्ट्रोक का, लेकिन यहां स्पेसिफिक पूछा है ब्रेन स्ट्रोक का, तो हेमीप्लेजिया है नहीं। ठीक है, ये सारे के सारे साइन सिम्टम देखने को मिलता है किसमें, स्ट्रोक में। अब बताइए
अभी मैं आपको चांस सी 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 पक्का बात करी जाए, लॉक करें फिर। ठीक है, तो देखो ब्रेन स्टेम में हमारा क्या होता है, ब्रेन स्टेम हमने आपको बताई थी, ब्रेन स्टेम क्या होती है, ये हमारा प्यारा सा ब्रेन है, ठीक है। इस ब्रेन में एक डंडा होता था, कल ही मैं ये बता चुका हूं आपको, ये एक डंडा है, इस डंडे में आती है तीन चीजें, एक आती है हमारी ये जो डंडा है हमारा ये वाला, ठीक, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। इसमें आती है तीन चीजें, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हमारा पोन्स और एक होता है हमारा मेडुला। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी। पोन्स, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी ये कंट्रोल करता है आधे से ज्यादा टोटल 10 क्रेनियल नर्व को। यहां पे क्या होती है 10 क्रेनियल नर्व। फर्स्ट क्रेनियल नर्व निकलती है डायरेक्ट सेरिब्रम से, सेकंड क्रेनियल नर्व निकलती है डायरेक्ट भी सेरिब्रम से, याद रखना ये बात। और उसके बाद थर्ड क्रेनियल नर्व और फोर्थ क्रेनियल नर्व ये निकलेगी कहां से, हमारे मिड ब्रेन से। फिर उसके बाद निकलती है हमारी कौन सी, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व एंड सेवंथ क्रेनियल नर्व। ये कहां से निकलती है, हमारी पोन्स से। और थोड़ा बहुत एक पार्ट निकलता है हमारा 8 का। लेकिन अगर मैं पूछे जाए कि 8 कहां से निकलती है, तो 8 निकलती है हमारी मेडुला से। तो 8 से लेकर 12 तक वो कहां से निकलेगी, हमारी मेडुला ऑब्लिंगाटा से, ठीक है जी। अब सुनो, तो क्योंकि थर्ड क्रेनियल नर्व और फोर्थ क्रेनियल नर्व इज रिलेटेड टू आई, किसी से रिलेटेड है, ये आंखों से रिलेटेड है। और यहां पे क्या होता है, जब हमारी थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, एब्डुसिन हो गया, ट्रोक्लियर हो गया और हमारी कौन सी क्रेनियल नर्व ऑक्यूलोमोटर होगी, तो वहां पे एक साइन सिम्टम आने लगता है, जैसे कि डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, डबल विजन देखने को मिलेगा, निस्टैग्मस देखने को मिलेगा। तो ये सब साइन सिम्टम देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, डिप्लोपिया। अफेजिया कब देखने को मिल सकता था, अगर ये पूछता कि सेरिब्रम में हुआ है, वो भी सेरिब्रम के कौन से पार्ट में हुआ है, सेरिब्रम के कौन से पार्ट में, अगर ये बोलता कि ब्रोकास एरिया में हुआ है, कौन सा एरिया में, ब्रोकास एरिया में, या बोलता कि वर्निकीज एरिया में, समझ में आया। अगर ये नहीं होता तो वहां लिखा होता ये तो टेम्पोरल एरिया में, तो अफेजिया देखने को मिलता, ठीक है। अगर बात करें एटेक्सिया की, तो एटेक्सिया कहां देखने को मिलता हमारा, अगर आपका डैमेज जो है, अगर आपका स्ट्रोक जो है कौन से एरिया में होता, अगर आपका इस होता सेरिबेलम में, कौन से में, सेरिबेलम, जिसको मैंने कल बताया था आपको, नाना पाटेकर का छोटा दिमाग जो बोलता है, ये पीछे नहीं मारने का छोटा दिमाग होता है, तो वहां पे अगर होता तो ये जाता आंसर, ठीक है। क्या बात समझ में आई, तो राइट आंसर इज सी, ना कि ए बी। तुम सबने गलत किया था आंसर बहुतों ने, ठीक है जी। बढ़े आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आपके सामने फटाफट से। अब है दो चार, अब कार्डियो के क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बताइए अब। डी 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 डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या है हमारा, Which of the following is the most common cause of myocardial infarction? Very good. Myocardial infarction, जहां से ये क्वेश्चन दिया है, जिस बुक से मैंने क्वेश्चन लिया था उस बुक में इसका आंसर तो दे रखा है हमारा बी, ठीक है। उस बुक का आंसर क्या दिया है, बी, जो कि मैं आपको बता दूं वो कि सरासर गलत है, ठीक है। तो अब बताओ क्या है, जितने भी आंसर बी लगा रहे हैं ना, ये सारे के सारे गलत हैं। क्योंकि यहां पे एक और चीज आ चुका है, मायोकार्डियल इंफाक्शन। अब क्या लगाओगे, अब डी डी डी
डी डी डी डी डी डी डी, शिवानी राणा डी, दीक्षा गुप्ता डी, अंजलि सिंह डी, धीरज जोशी डी, तुलसी डी, लवली सिंह ए। चलो देखो जी, अब आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, इसमें होता क्या है, पहले तो आप ये समझिए कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में होता क्या है। ये हमारा प्यारा सा क्या हो गया, हार्ट है, ठीक है। हार्ट से ये निकला हमारा अयोटा या ओटा, जो भी आप बोलते हो, और इस अयोटा से निकला हमारा एक आर्टरी, जिस आर्टरी का नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी। एक जाती है राइट साइड तो राइट कोरोनरी आर्टरी, और एक जाती है लेफ्ट साइड तो वो क्या होगी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। एक आएगी इधर साइड से, ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये जो है हमारी कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। ये जो कोरोनरी आर्टरी है, इस कोरोनरी आर्टरी में कोई भी चीज अगर यहाँ पे फैट जमने लगे, इवन शुरू भी हुआ है, तो ये क्या है, नॉर्मल नहीं है, ये क्या है, डिजीज कंडीशन है, एबनॉर्मल है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर यहाँ पे देखने को मिले तो उस बीमारी को हम बोलते हैं सीएडी। क्या होता है सीएडी? सीएडी बोले तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सो व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज? कि कोई भी प्रॉब्लम हो हमारी इसमें, किसमें, कोरोनरी आर्टरी में। तो पहला प्रॉब्लम मैंने बोल दिया कि वहां पे फैट जमे। दूसरी चीज हो सकता है यहाँ पे आर्टरी क्या हो जाए, फट के फ्लावर बन जाए, रप्चर हो जाए, तो वो भी क्या कहलाएगा, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी डिजीज है। तो दिस ऑल्सो नोन एज सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, अगर मैं बात करूं कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, अगर मैं बात करूं कि यहां पे कोई वैसोस्पाज्म हो गया, तो वैसोस्पाज्म भी नॉर्मल नहीं होता, वो भी क्या कहलाएगा, हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। तो ये भी सीएडी कहलाएगा, ठीक है। और अगर कोई ब्लड घूम फिर के आ रहा है बॉडी से और वो जाके अटक गए यहाँ पे, किसी भी कारण की वजह से वो अटक गए यहाँ पे, तो वो भी नॉर्मल नहीं है, ये भी क्या कहलाएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखो, कोई भी प्रॉब्लम इन कोरोनरी आर्टरी इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब इसकी वजह से आगे ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा, तो जब ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वहां पे जो सेल है, मायोकार्डियल सेल, वो क्या करेगी, वो क्या करने लगेगी, वहां पे ये करेगी, यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगी। तो जब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है कोई भी सेल, तो वहां पे बनता है लैक्टिक एसिड, और जैसे ही ये लैक्टिक एसिड बनता है तो वहां पे क्या होने लगता है, वहां पे होने लगता है पेन। तो अगर यहाँ पे पेन हो तो पेन को बोला जाता है एंजाइना, पेन को क्या बोलते हैं, एंजाइना, ठीक। और जो हमारा चेस्ट वाला रीजन है, चेस्ट वाले रीजन को बोलते हैं पेक्टोरिस, चेस्ट वाले रीजन को क्या बोला जाता है, पेक्टोरिस। तो अब मैं कहूं कि चेस्ट वाले रीजन में क्या होने लगे, पेन होने लगे, तो इसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो दूसरी बीमारी क्या हो गई, एंजाइना पेक्टोरिस। और अगर ये चीज कंटिन्यू रही और रिजॉल्व नहीं करी आपने, तो इसमें क्या होगा, यहां पे जो है ये जो टिश्यू है, ये अब ये धीरे धीरे मरने लगेगी, टिश्यू क्या होगा, डैमेज होगा। और जैसे ही यहाँ टिश्यू का डैमेज होने लगेगा तो यहाँ पे टिश्यू की डेथ क्या कहलाती है, इन्फाक्शन, ठीक है, इन्फाक्शन। और ये जो इन्फाक्शन है, इस इन्फाक्शन को ही नेक्रोसिस बोलते हैं। और यहाँ पे जो टिश्यू, कौन से टिश्यू डैमेज हो रही है, मायोकार्डियम की, तो इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जिसको आप एमआई बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो, हार्ट बोलते हो। तो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, मायोकार्डियम से पहले क्या होना जरूरी है, एंजाइना, और एंजाइना से जरूरी पहले क्या होना जरूरी है, सीएडी होना जरूरी है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्रॉनिक होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन होती है। चलिए अब हम बात करते हैं ये यहां तक पहुंचता क्यों। अब मैं बात करूं कॉजेस की, तो ये जो कॉजेस है, कॉजेस कोई भी ये वेस्कुलर डिसऑर्डर हो, देखो ये जो हमने बीमारी पड़ी, ये एक्चुअल में हार्ट की थोड़ी थी तो ये कोरोनरी आर्टरी की। तो जब ये कोरोनरी आर्टरी की है, तो कोई भी वेस्कुलर डिसऑर्डर आप पढ़ते हो तो उसके कॉजेस को रखा जाता है दो पार्ट में, या रिस्क फैक्टर को रखते हैं दो पार्ट में। एक होता है मॉडिफाइड कॉज और एक होता है नॉन मॉडिफाइबल कॉज। मॉडिफाइबल और दूसरा होता है हमारा नॉन मॉडिफाइबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे क्या हो गया, और जिसको हम नहीं चेंज कर सकते, पहले उसकी बात करते हैं। जैसे कि आपकी उम्र, डूबती हुई उम्र को कौन बचा सकता है ना। जैसे तो ये बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है। आपका जेंडर, तो ये किस में देखने को मिलेगा भाई, जल्दी बताओ, मेल में या फीमेल में, जल्दी बताइए, मेल में या फीमेल में। विच इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, जेंडर, मेल फीमेल, वेरी गुड।
मेल्स मेल्स, यस। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े बीड़ीबाज, दारूबाज है, गुटखाबाज, सारे कौन होते हैं? मेल होते हैं, इसलिए। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे फीमेल्स भी बराबर बनती जा रही है। बीड़ीबाज, गुटखेबाज, दारूबाज सब इक्वलाइज करते जा रहे हैं, है ना। आपको चित्रा कुशवाल, आपको देखकर पढ़ने का दिल करता है जी, धन्यवाद जी मैडम। ठीक है, बढ़े आगे। अब हम क्या बात करें कि जब कॉजेस की बात कर रहे हैं तो यहां पे जेंडर होता है और एक होता है जेनेटिक्स, यानी कि जैसे किसी की फैमिली में है तो वो आपके अगर दादा परदादा को तो आपको भी होने के चांसेस। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि मॉडिफाइबल कॉज, जिसको आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तो ये हमारी ब्लड वेसल है, बात कर लेते हैं। और इस ब्लड वेसल में सबसे पहले क्या होगा? ये आया हमारा लिपिड। कौन सा वाला? खास करके लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो जितना ज्यादा ये होगा तब जाके ये क्या होगा? यहां पे चिपकेगा। और कहां चिपकेगा? ये ब्लड में। इसी कंडीशन को जब ये चिपक जाता है उसकी वजह से ब्लड वेसल क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। इसको बोलते हैं अथेरा, अथेरा बोले तो फैट, और ये जमने लगे तो उसको बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। तो अथेरोस्क्लेरोसिस होने से पहले किसका होना जरूरी है? लिपिड का। और कितना होना जरूरी है? हद से ज्यादा। तो हद से ज्यादा लिपिड को क्या बोलते हैं? हाइपर लिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया। तो अगर पूछा जाए कि विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, ये कोई भी वेस्कुलर डिसऑर्डर पूछे, अगर मैं बोलूं स्ट्रोक, स्ट्रोक भी तो वेस्कुलर है। अगर मैं पूछूं हाइपरटेंशन, इसका कौन सा कॉज है? अगर मैं पूछूं हमारा एमआई, अगर मैं पूछूं सीएडी, अगर मैं पूछूं कौन एंजाइना, कुछ भी बीमारी पूछी जाए तो सबसे पहले क्या होना जरूरी है? हाइपरलिपिडीमिया। पहले हाइपरलिपिडीमिया होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? अथेरोस्क्लेरोसिस। जब अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज मैं आपको लिखा देता हूं, क्या होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी हाइपरलिपिडीमिया, सेकंड प्रायोरिटी शुड बी आपका, फिर ये जाएगा अथेरोस्क्लेरोसिस में, फिर थर्ड प्रायोरिटी, क्योंकि अब हमारी यहाँ पे ब्लड वेसल क्या हो गई? जब बीपी भी क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, तो वो हो जाता है हाइपरटेंशन। थर्ड कॉज इज हाइपरटेंशन। फोर्थ कॉज, जब हद से ज्यादा फैट जम जाएगा यहाँ पे, अब ये कहाँ जाने लगेगा? बॉडी में, एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स में, तो वो कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओबेसिटी में। तो फोर्थ कॉज इज ओबेसिटी। ठीक है। फिर थर्ड, फिफ्थ, सिक्स में आप लिख सकते हो जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारा चीज। ठीक है। चलिए, तो अब बताइए आप मुझे, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? जल्दी बताओ अब बताओ भाई, आपके आंसर जल्दी जल्दी बताइए अब। डी 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 डी, वेरी गुड। सो राइट आंसर इज डी। और अगर इन केस में बोलूं डी ऑप्शन में नहीं हुआ तो आंसर क्या लगाते? चुनो इसमें अब आंसर, सेकंड आंसर, सेकंड प्रायोरिटी क्या जाता आपका? लक्षिता ए, शोभा मित्तल, शोभा मित्तल ए, आयशा चड्डा ए, सोनम ए, पूजा परिहार ए, आस्था ए, रिंपा ए, शिवानी नेगी ए, तुलसी ए, विनीता कुमारी ए, व्यवस्था गुप्ता बी। तो अब क्या चाहता भाई? मैंने बोला पहले हाइपरलिपिडीमिया, सेकंड अथेरोस्क्लेरोसिस, थर्ड हाइपरटेंशन आना चाहिए। और हाइपरटेंशन के बाद क्या जाएगा हमारा? ये जाएगा सीएडी। समझ गए? ठीक है दोस्तों, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा नया डेमो बैच शुरू होने वाला है। अभी हमारा एक बैच शुरू होगा एकॉन देहरादून में। तो जो भी आपके नोन हैं, जो भी आपको या आप लोग आना चाहते हो तो आप आए और डेमो जरूर देखें 20, 21 और 22 को। ठीक है। आपको A1 आपको कौन मिलेगी? हमारी फैकल्टी मिलेगी। ठीक है। सब आपको पढ़ाया जाएगा, सब आपको समझाया जाएगा। ठीक है। और हम आपको नॉर्थ सेट की तैयारी साथ साथ में सारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होता है, उनकी तैयारी करवाते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। ये बहुत ही लीनियंट क्वेश्चन रखा मैंने, बिल्कुल बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन। जल्दी आंसर लगाओ इसका। बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। ओके सर।
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइनोएट्रियल नोड? ऐसे नोड का प्राइमरी फंक्शन क्या है भाई, बताओ, सिंपल। ये तो आपको पता ही है, ये हमारा प्यारा सा हार्ट है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे होता है एस ए नोड, एस ए नोड, जिसको हम बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, साइनो साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, ये साइनोएट्रियल नोड, इसके यहाँ पे हमारा कौन सा नोड होता है, ए भी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारा बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस कुछ जाता है राइट साइड और कुछ जाते हैं हमारे लेफ्ट साइड। जो राइट साइड गए उसको बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच, और जो लेफ्ट साइड जाता है उसको बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच, उसको बोला जाता है लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, फिर यही कन्वर्ट हो जाते हैं ब्रांचेस हमारे किसमें, फाइबर्स में, तार में। इनको बोलते हैं कौन से तार, white not visible sir, okay Tasta madam, that's why I have used black one instead of white। ठीक है, देख लीजिए आप, you can see it। ठीक है, तो पुरकेंजी फाइबर लिख दिया करो, जो चीज विजिबल नहीं है। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, पुरकेंजी फाइबर्स। ठीक है जी, अब सुनो, ये काम आते हैं हमारे किस चीज में, कंडक्शन सिस्टम में। किसमें का हेल्प करता है ये, कंडक्शन सिस्टम में। तो यहां से ऐसे नोड से हमारा क्या होता है, करंट निकलना शुरू होता है। ठीक है, और ये जाता है आगे की ओर, ये आपको पता है। तो करंट निकालना वाला ऑप्शन कौन सा है, क्या है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऐसे नोड? ऐसे नोड का काम होता है, नाम क्या है इसका, साइनो, और साइनो वर्ड इज कंसिडर्ड एज साइनस। तो साइनस वर्ड कभी भी समझे, कभी भी आए आपके पास, तो इसका मतलब समझना ये बात कर रहा है करंट की, या तो करंट बोल लो। इसी को बोलते हैं, करंट को ही बोला जाता है पेस। ठीक है, और इसी को का मतलब समझना, सब कुछ नॉर्मल है। जब तक किसी हार्ट रेट में, जब तक किसी कंडीशन में साइनस वर्ड रहे, तब तक आप ये समझिएगा कि सब चीज क्या है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा आप सुनोगे साइनस रिदम, तो इसका मतलब समझना नॉर्मल रिदम है। जैसे आप सुनोगे साइनस टैकिकार्डिया, तो सब कुछ ठीक है, बस हार्ट रेट आपकी क्या और की है, बड़ी हुई है, लेकिन कोई डिजीज कंडीशन नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा साइनस ब्रेडिकार्डिया, तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कोई डिजीज कंडीशन नहीं है। तो जब तक वर्ड साइनस है, इसका मतलब है सब कुछ ठीक है। इसका मतलब है करंट कहां से आ रहा है, करंट हमारा ऐसे नोड। अब वेट करते हैं सर, आ ही जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा देर के लिए भागती नहीं आप, 5-7 मिनट में आ जाएगी। मैसेज करूं, इट विल, जो मैंने एक मैसेज किया है मेरी आईडी से, उसको स्टार वो कर लो, पिन कर लो। अपने आईडी से एक मैसेज किया है मैंने, कोई भी, मैं उसको पिन कर दो फटाफट। तो ये फिर अपने उससे कर लो, दोनों से, दोनों को पिन कर लो, और तुम भी मैसेज कर दो, है ना। कुछ टेक्निकल इशू है, वो अभी ठीक हो जाएगा। आवाज आप लोगों को आ रही है, वो अभी ठीक हो जाएगा अभी।
क्या आपको ये सब दिख रहा है जो मैं ये कर रहा हूं? क्या आपको ये दिख रहा है ऑनलाइन वालों? क्या आपको ये दिख रहा है? ये बता दीजिए मुझे जरा। यस सर, तो वी कैन कंटिन्यू राइट। बस मेरी शक्ल ही तो नहीं दिखेगी ना, सो वी कैन कंटिन्यू, है ना? विजिबल है, विजिबल है, यस दैट्स बेटर। ठीक है, ये तो बढ़िया है फिर। ठीक है, तो बताइए हम कहाँ तक पहुंच गए थे? हम लोग पहुंच गए थे कहाँ पे? यस सर, यस सर, ठीक है। तो हम लोग पहुंचे हैं कहाँ पे? साइनोएट्रियल नोड पे। तो साइनोएट्रियल नोड का काम क्या होता है? इसका काम होता है करंट को जनरेट करने का। तो राइट आंसर क्या है? टू इनिशिएट द हार्ट बीट। समझ गए? तो इनिशिएट द हार्ट बीट। टू पंप द ब्लड, ब्लड को पंप करने का काम किसका है? वेंट्रिकल का, एक लेफ्ट वेंट्रिकल एक राइट वेंट्रिकल। ठीक है। टू फिल्टर द ब्लड, फिल्टर करने का काम किसका है भाई? ये तो आप लोग बताओ। एंड टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, ये किसका काम है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से, आपके सामने है तो क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट से कीजिए। लंग्स, लंग्स, लंग्स का है या किडनी का है? बताओ। फिल्ट्रेशन इज डन बाय किडनी, यस। नेक्स्ट अब इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी जल्दी से। व्हाट इज द राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कॉमन सिम्टम क्या है ये बताना है आपको। तो बताइए दोस्तों क्या है कॉमन सिम्टम यहां? तो देखो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है भैया? हार्ट फेलियर हमारा, ये हमारा प्यारा सा क्या हो गया? ये हमारा प्यारा सा है हार्ट। ठीक है, बताते हैं भैया आपको। ये है हमारा प्यारा सा हार्ट। ठीक है जी, ये हार्ट है। इस हार्ट से हमारा ये हो गया एयोटा, और यहां से जाता है हमारा ये हो गया क्या? पल्मनरी ट्रंक, और ये पल्मनरी ट्रंक फर्दर डिवाइड हो जाती है पल्मनरी आर्टरीज में। ठीक है जी, पल्मनरी आर्टरीज में। तो देखिए अब होता क्या है, यहां पे हमारा हार्ट का काम है पंप करने का, खून को पंप करने का। ठीक है, एक ये सब समझने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज नोन एज इजेक्शन फ्रैक्शन, ईएफ। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन से पहले आपको पता होना चाहिए एसवी, यानी कि चलो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं, उसको क्या कहते हैं? जो हमारा हार्ट, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल या हमारा राइट वेंट्रिकल, ये इन शॉर्ट में कहूं, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड जब पंप करता है, जैसे एक बार हार्ट पिचका, तो जो एक बार हार्ट पिचकता है तो एक मिनट, एक हार्ट बीट में, वन बीट में कितना ब्लड बाहर जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। वेरी गुड आस्था। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर मैं बात करूं कि यहां ये जो ब्लड जा रहा है बाहर, ये हमारा हार्ट है और इस हार्ट में खून है, मान लीजिए सपोज कीजिए 100 ml क्या आया? खून है यहाँ पे। तो 100 ml का 70 ml जो जा रहा है, क्या जा रहा है? बाहर खून जा रहा है। तो अगर ये हम ml में ले रहे हैं, अगर हम किस में ले रहे हैं? ml में ले रहे हैं, तो इसकी इट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि झटके का वॉल्यूम, कि एक झटके में कितना खून बाहर जा रहा है, दिस इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और ये हार्ट से जो ये खून गया, और खून कितना था? 100 ml। अब मैं 100 ml ना लेके मैं इसको परसेंटेज में लूं, यानी कि कितना परसेंटेज? 100% लूं, तो 100% का कितना खून बाहर गया? कितना खून जो बाहर गया, तो कितना खून बाहर गया? 70% खून बाहर गया। तो अब मैंने किस में लिया जी? इसको लिया है मैंने परसेंटेज में। तो अगर मैं परसेंटेज में ले रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है हमारा?
इसी को बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इसको क्या बोला जाता है? इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन ये है हमारा। ठीक है, अब सुनो, तो यह हमारा क्या हो गया? इजेक्शन फ्रैक्शन। तो ये जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इजेक्शन फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो इजेक्शन फ्रैक्शन, एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, विजिबल हो जाएगा, ठीक है, लगाओ सर। इजेक्शन फ्रैक्शन एक होता है हाई फंक्शनिंग। हाई फंक्शनिंग, हाई फंक्शनिंग मतलब क्या है? जब आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कितने ml से 70 ml, 70% से, ml नहीं परसेंटेज से, 70% से ज्यादा है। अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन किससे ज्यादा है? 70% से ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये इसका फंक्शनिंग बहुत बढ़िया है, यानी कि इसको क्या बोला जाएंगे? ओहो, वो पूरी माइन इट्स विजिबल देयर, राइट? ठीक है, तब तक आप लोग यहां देखो, ये कितने परसेंट से ज्यादा है? 70% से ज्यादा है। अगर ये 70% से ज्यादा है तो इसको बोलेंगे हम कितने, क्या बोलेंगे कि हाई फंक्शनिंग है। सेकंड, अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन जो है हमारा EF जो है कितना है? 50 से लेकर 70% है। किसी किसी बुक में 55 से 70 भी होगा लिखा हुआ। ठीक है, 50 से अगर 70% है तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल फंक्शनिंग है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? नॉर्मल फंक्शनिंग, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ जी बताइए क्या हो गया? तो इसको हम बोलेंगे हार्ट का क्या है? नॉर्मल फंक्शनिंग है। जैसे हम सब लोग, हम सब क्या होता है? नॉर्मल फंक्शनिंग होता है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन हाई फंक्शनिंग किसका होता है? जो एथलीट्स होते हैं, है ना, जो आपके एथलीट लोग होते हैं उनका इजेक्शन फ्रैक्शन हाई होता है, और हम लोगों का इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? नॉर्मल होता है। ठीक है, थर्ड, अगर मैं बोलूं कि अगर किसी पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन कितना हो गया? आपका 40 से 50% है। कितना? 40 to 50% है। तो अब ये समझना कि अगर 40 से 50% इजेक्शन फ्रैक्शन है तो इसका मतलब है कि ये लो फंक्शनिंग है, क्योंकि भैया नॉर्मल कितना होना चाहिए? 50, लेकिन अब 50 से कम है और 40 के बराबर है। तो अब इसको बोलेंगे फंक्शनिंग कैसा है इसका? इसका फंक्शनिंग लो है। ठीक है, लेकिन काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका फोर्थ पॉइंट ये है कि इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से भी नीचे गिर गया तो समझना पेशेंट की लंका लग गई है। ठीक है, कि ये समझना हार्ट अब आपका काम नहीं कर रहा है अच्छे से। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? हार्ट क्या हो चुका है आपका? बढ़िया काम नहीं कर रहा है, हार्ट इज फेल्ड। सो इसको क्या बोलते हैं? हार्ट क्या हो चुका है? फेलियर। ठीक है, तो हार्ट फेलियर की बात हमने कर ली है, समझ गए? अब मैं बात करता हूं हार्ट फेलियर के कुछ साइन सिम्टम्स के। तो पहली बात, उसको पहले आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर दो टाइप के होता है, एक होता है एक्यूट हार्ट फेलियर, एक होता है क्रॉनिक हार्ट फेलियर। अगर मैं बात करूं एक्यूट की, तो एक्यूट मतलब क्या होता है? जो ऑल ऑफ सडन किसी कारण की वजह से हुआ, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और ब्लीडिंग होने लग गया। तो अगर ब्लीडिंग हो गया, हद से ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कार्डियक आउटपुट होगा नहीं, कार्डियक आउटपुट होगा नहीं तो इजेक्शन फ्रैक्शन होगा नहीं, तो ज्यादा इजेक्शन फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिंपल। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एक्यूट कंडीशन। अगर मैं बात करूं क्रॉनिक हार्ट फेलियर की, क्रॉनिक मतलब जो लंबे टाइम से होता आया हो, ठीक है, धीरे धीरे से। तो मान लीजिए किसी पेशेंट को एनीमिया था। क्या था? एनीमिया था। तो पहले वो एनीमिया किस में जाएगा? माइल्ड में जाएगा, फिर मॉडरेट में जाएगा, फिर वो फाइनली सीवियर वाली स्टेज में आएगा। तो सीवियर स्टेज जब तक होगा, मतलब काफी टाइम लगेगा ना, थोड़ा 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 करके। तो जिस दिन सीवियर कंडीशन जाएगी उस टाइम पे पेशेंट को क्या होने के चांसेस हैं? उस टाइम पे पेशेंट को हमारा हार्ट फेलियर होने के चांसेस है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट एक और टाइप का होता है हमारा, एक होता है राइट साइड हार्ट फेलियर, RHF, राइट साइड हार्ट फेलियर। एक होता है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। ठीक है, अब आप ये समझो, ये हमारा प्यारा सा क्या हो गया? हार्ट। खून आता है कहां से? ये आ गया सुपीरियर वेना कावा से, और एक आता है इंफीरियर वेना कावा से। और यहां से हमारा ये कहां से आता है? ये आता है लंग्स से। ठीक है, ये लेके जाएगा कहाँ? लंग्स की ओर। और ये कहाँ लेके जाएगा जी? ये हमारी बॉडी की ओर लेके जाएगा। ऐसे ही होता है। ठीक है सर, आपका लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। It's not visible on the screen, less than 40%, which is not visible. I can see it. Okay,
क्या विजिबल है, जल्दी बताएं। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। क्या ऑडियो प्रेजेंट है और जो मैंने ये लिखा क्या ये विजिबल है? टू डिलीट। हेलो दोस्तों, क्या दिखा आपको? भावना मेक नो सर, some issues there I think. Audio present but writing is not visible. ठीक है, एक सेकंड टेक्निकल सपोर्ट को बोल के अभी आपका ठीक कराते हैं 2 मिनट में। बिफोर सर प्लीज इसको थोड़ा जल्दी रिजॉल्व करो। जब हो जाएगा प्लीज हमें 2 मिनट दीजिएगा, सब हो जाएगा ठीक। क्या अब आपको विजिबल है? देखिए जरा, इज इट विजिबल नाउ? अब बैकग्राउंड वाइट रखना है ना। यस सर, विजिबल। और जो मैंने लिखा है, अब जो मैं लिख रहा हूँ, गुड इवनिंग गाइस, दिखा ये? नो सर, नो सर, सम इश्यू इज देयर मैन। नहीं नहीं, इसको हटा ही दो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, चलो तब तक, पर तुम्हें तो स्क्रीन दिख रही होगी। Yeah. कर दे क्या, एंड कर दूं क्लास?
दोबारा रिस्टार्ट करो। नो, क्या अब दिख रही है? नो विजिबल, नो विजिबल सर, नो विजिबल। ठीक है, अब देखिए जरा, क्या ये विजिबल है जो मैंने अब लिखूंगा? यस सर, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि हार्ट फेलियर, हम बात कर रहे थे राइट साइड हार्ट फेलियर की, आरएचएफ की, और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की, एलएचएफ की। ठीक है, जो राइट साइड हार्ट फेलियर है और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है, तो राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या होगा कि हमारा जो हार्ट है, प्यारा सा हार्ट, ये हमारा क्या हो गया, सुपीरियर वेना कावा, ये हमारा क्या हो गया, इंफीरियर वेना कावा। ये हमारा यहाँ से जाएगा ब्लड, यहाँ से हमारा जाएगा ब्लड। ठीक है, और यहाँ से आएगा हमारे कहाँ से, लंग्स से आएगा ब्लड। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब मैंने कहा राइट साइड आपका फेल हो गया, कौन सा हार्ट, ये वाला फेल हो गया। तो जब ये फेल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ आगे नहीं जाएगा। तो आगे नहीं जाएगा तो कहाँ नहीं जाएगा, लंग्स में नहीं जाएगा। तो लंग्स में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा ब्लड। सिंपल सी बात है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो गया, तो ये फेल हो गया, तो इसका मतलब है आगे नहीं जाएगा। आगे नहीं जाएगा तो किस में नहीं जाएगा, हमारी बॉडी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो बॉडी में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा ब्लड। ठीक है, तो कहाँ दिक्कत आएगी, हमारी लंग्स वंग्स में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या होता है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्या होगा, पहले कॉमन साइन सिम्टम तो क्या क्या आएंगे, जैसे टैकीकार्डिया आएगा। क्वेश्चन आएगा आपके पास, व्हाट इज द फर्स्ट साइन। तो फर्स्ट साइन ऑफ बोथ हार्ट फेलियर इज टैकीकार्डिया, शुड बी द फर्स्ट साइन। दोनों के लिए पूछा जाएगा सेकंड साइन क्या है या फर्स्ट साइन है। अगर टैकीकार्डिया ऑप्शन में नहीं है तो बोल देना टैकीपनिया। टैकीपनिया नहीं है तो बोल देना डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत, या डिस्निया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो भी आप बोलते हो। दोनों में एक कॉमन साइन सिम्टम है। ठीक है, तो अब बताइए ये सब होगा। अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक ये बताओ, और साथ साथ में बोलेंगे क्या ओलिग्यूरिया, दोनों में क्या होगा, क्योंकि अब हार्ट काम नहीं कर रहा है तो हार्ट आगे पंप नहीं कर पा रहा है, किसके पास, किडनी तक नहीं जा रहा है। जब किडनी तक ब्लड नहीं जाएगा तो किडनी यूरिन नहीं बनाएगी, यूरिन नहीं बनाएगी तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओलिग्यूरिया। सिंपल है ना। ठीक, तो ये कॉमन साइन सिम्टम हो गए। लेकिन अगर स्पेसिफिक बोलूं राइट साइड हार्ट फेलियर का, तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, डिस्टेंडेड जुगुलार वेन। जो जुगुलार वेन है उसका क्या देखने को मिलेगा, डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सारा ब्लड कहाँ चले गया, ये जुगुलार वेन में। और यहाँ देखने को मिलेगा क्या, एडिमा। एडिमा कहाँ देखने को मिलेगा, नीचे लोअर में और ऊपर में। सबसे पहले दिखता है कहाँ, यहाँ से पेरी ऑर्बिटल में, फर्स्ट साइन यहाँ दिखेगा एडिमा का। ठीक है, फिर कहाँ दिखेगा, लोअर पाँव में। और कब दिखेगा, जब आपके पाँव नीचे किए हुए होंगे। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के थ्रू ज्यादा फ्लूइड कहाँ जाएगा, नीचे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो कौन सा एडिमा देखने को मिलेगा, पिटिंग एडिमा। जब पानी की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है तो कौन सा एडिमा देखने को मिलता है, पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है। ठीक है जी, पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा। तो पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा, साथ साथ में बोल देना डिपेंडेंट एडिमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डिपेंडेंट एडिमा देखने को मिलेगा। डिपेंडेंट हो जाना, डिपेंडेंट बोले तो जब आप अपने पाँव को कुर्सी में बैठ के नीचे रखते हो तो आपका पाँव का नीचे है, ग्रेविटी में डिपेंडेंट है, तो सारा फ्लूइड कहाँ जाएगा, नीचे 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 जाएगा। तो नीचे जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट एडिमा। क्या बात समझ में आई दोस्तों। ठीक है, तो ये
किसकी बात है, राइट साइड की। लेफ्ट साइड की बात करूं तो अब लेफ्ट साइड में क्या होगा, सारा फ्लूइड कहां जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। तो लंग्स में जाएगा तो लंग्स में अगर पानी भरने लगेगा तो ये वही वाली बात है, जैसे ही हमारा एक ग्लास लिया आपने, जो तुम सब ने किया है, ग्लास में पानी होता है या जूस वूस ले लो कोई, और इस जूस में तुमने हवा डालो जरा, तो क्या साउंड आती है, पट 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 साउंड, है ना। सबने किया है ना, बताओ जरा किस किसने नहीं किया है, कोई है ऐसा, ये सब ने किया ऐसा है कि ग्लास लिया या पानी लिया, उसमें स्ट्रो डाल के पट पट किया है, या कभी कहीं गए होंगे जूस वूस पीने तो उसमें स्ट्रो दिया तो पट 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 फूक मार के देखी होगी, है ना। तो वहां पे जो साउंड आती है उस साउंड को बोलते हैं कौन सी साउंड, क्रैकल साउंड। तो कौन सी साउंड आती है, क्रैकल साउंड। तो इंपॉर्टेंट है, क्रैकल साउंड इज द क्लासिकल साइन। तो क्रैकल साउंड राइट साइड हार्ट फेलियर में होगा, लेफ्ट साइड में, तो एलएचएफ में देखने को मिलेगा, लेफ्ट हार्ट फेलियर में, है ना। सब ने किया है, नंदनी चौरसिया ने सबसे ज्यादा किया होगा ये। और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रेल वेल भी बोलते हैं ना इसको, ठीक। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज और क्या क्या साउंड देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन पूछे डिस्निया किस में देखने को मिलता है, सांस लेने में दिक्कत किस में आती है, दोनों में आएगी, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी, क्योंकि दोनों में खून की कमी हो रही है ना, खून मतलब दोनों पंप नहीं हो रहे हैं, है ना। तो दोनों में होगी, लेकिन स्पेसिफिक पूछे तो बोल देना लेफ्ट साइड में, क्योंकि स्पेशली कहाँ दिक्कत है, खून कहाँ जा रहा है लंग्स में, किसमें, लेफ्ट साइड, तो याद रखना, ठीक है। तो अब बताओ भैया, इसका आंसर बताओ फटाफट से। और अगर बात करें इसका ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में क्या देते हैं भैया, ट्रीटमेंट में देते हैं डायूरेटिक्स। और आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, कौन सी डायूरेटिक पहले दोगे, थायजाइड डायूरेटिक दोगे, या आप दोगे थायजाइड डायूरेटिक दोगे, या लूप डायूरेटिक दोगे, विच डायूरेटिक इज द फर्स्ट लाइन, सबसे पहली फर्स्ट लाइन कौन सी यूज करोगे आप, जल्दी बताओ। ये मैनिटोल यानी कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक दोगे, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ दोस्तों जल्दी। लूप डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स कितने लोग कह रहे हैं, लूप 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 लूप, तो आधे से ज्यादा लूप, सारे लूप की लग गई, गए डूब, लूप वालों तुम गए डूब। तो ये लूप डायरेटिक्स नहीं देते हैं पहले, हमेशा इसमें देते हैं फर्स्ट लाइन शुड बी थायजाइड डायरेटिक्स, फ्लोरोथियाजाइड वगैरह देते हैं। सेकंड लाइन होती है आपकी लूप डायरेटिक्स, समझ गए दोस्तों। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा, और राइट आंसर क्या है, तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। अब इसका आंसर बताओ फटाफट, इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने तो, है ना, पूरी डिजीज ही पढ़ा दी, ठीक है। और साथ साथ में क्योंकि बीपी बढ़ा हुआ है तो हाइपरटेंशन होगा, तो एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं, सारे एंटी हाइपरटेंसिव चढ़ा देना यहाँ पे। जैसे क्या क्या दोगे, एसी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सब देते हैं। तो राइट आंसर इज बी, यस सिंपल, वेरी गुड। अब तुम सारे के सारे क्या हो गए, सही हो, ठीक है। बी, चेस्ट पेन, देखो चेस्ट पेन कब होता है, ये लेट स्टेज में होता है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन अगर पूछे चेस्ट पेन किसका साइन है, तो फर्स्ट साइन होता है चेस्ट पेन किसका, एंजाइना का, ठीक है। और साथ साथ में एमआई का, एमआई की दोनों के पहले फर्स्ट साइन है, ठीक है। हेडेक, हेडेक इसमें हो सकता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है, ये हेडेक से कोई लेना देना नहीं, एब्डोमिनल पेन से कोई तो मतलब ही नहीं है, खैर ठीक। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। ये बताओ भाई, ये तो हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाया किसने, सीक्वेंस लिख रखा है इसमें। तो यू आर सेइंग दैट इट इज माय फॉल्ट, आई एम सॉरी,
एक्सट्रीमली सॉरी सर। विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज इन टू ट्रीट द हाइपरटेंशन, बताइए भैया कहाँ दी जाती है हाइपरटेंशन में? क्या होता है हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन क्या होता है? ये हमारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल की वॉल में जो हमारा ब्लड का खून का जो प्रेशर लगा रहा है, ये जो प्रेशर लग रहा है कहाँ पे? वॉल पे, इसको बोलते हैं ब्लड का प्रेशर, बीपी, ठीक है। बीपी नॉर्मल होता है 120/80, ठीक है। बीपी जो होता है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, सॉरी इसको बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। वाह वाह वाह, ये तो सबको पता है सर। क्या जो कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो बताओ ना, है ना, जिसके लिए हम क्लास में बैठे हुए हैं। तो ये क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा प्यारा सा हार्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है जी। लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया? ये हमारा खून को पंप किया। ये खून को पंप किया तो यहाँ पे ये ज़्यादा गया। जैसे ही खून पंप होता है तो पंप हुआ यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। पंप मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा। किसी को बोलते हैं सिस्टोल हुआ होगा, इसी को बोलते हैं क्या? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन ये हुआ होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन बोलो, सिस्टोल बोलो, डीपोलराइजेशन बोलो, कुछ भी बोलो। तो जैसे हमारा हार्ट पिचका तो उसकी वजह से जो बीपी मेंटेन हो रहा है, क्योंकि के किसकी वजह से हो रहा है? सिस्टोल की वजह से, पिचकने की वजह से, इसलिए इसका ये जो प्रेशर बन रहा है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक का ब्लड प्रेशर। तो क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्या आएगा क्वेश्चन कि भैया सिस्टोलिक बीपी कौन मेंटेन करता है? तो कौन मेंटेन करता है बबुआ? ये करता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, डायस्टोलिक मतलब क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट। सिस्टोलिक का मतलब क्या था? कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। इसका मतलब क्या होगा? रिपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन, रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, री से रिलैक्सेशन, री से रिपोलराइजेशन, और साथ साथ में सिस्टोल का डायस्टोल, है ना। तो ये होगा। तो अब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा है, तो जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है फिर भी तो ब्लड यहाँ कहीं क्या रहता है? मेंटेन होता है। खासकर कि जो हमारी छोटी छोटी ब्लड वेसल होती है, जैसे कि कौन? आर्टीरियोल है, तो वो क्या होता है? ये वेस्कुलर रेजिस्टेंस मेंटेन करती है। तो अपने आप से क्या होने लगती है? मेंटेन रेजिस्टेंस मेंटेन करती है। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? ये क्या होगा? बीपी मेंटेन रहेगा। तो याद रखना, डायस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तब भी प्रेशर कोई मेंटेन है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। तो याद रखना वो कौन मेंटेन कर रहा है? जो आपकी छोटी छोटी ब्लड वेसल है। और ब्लड वेसल कौन सी वाली? आर्टीरियोल्स वाली। तो क्वेश्चन आएगा डायस्टोलिक बीपी कौन मेंटेन करता है दोस्तों? तो डायस्टोलिक बीपी मेंटेन करता है कौन? आर्टीरियोल्स। सर आपकी क्लास, सर आपकी क्लास आल क्लास आ रही का क्या कह रही है शिवानी यादव? क्या कहना चाह रही है? पढ़ो जरा। आरआरबी के लिए किस टाइम लेते हो? आरआरबी जब आरआरबी शुरू होगा तब ले लेंगे आरआरबी का, ठीक है। कब है आरआरबी का पेपर, कब है? एनी आइडिया? अभी तो फॉर्म भरा जा रहा है। तो जब अभी फॉर्म भरा जा रहा है तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो वो भी हम ले लेंगे, ठीक है। सब पढ़ाएंगे हम आपको, टेंशन मत लो। आरआरबी क्या, ये पढ़ो ना नोट सेट। जब ये पढ़ लोगे तुम तो आरआरबी तो वैसे निकलेगा, डीएसएसबी वैसे निकलेगा, डीएसएसबी निकलेगा तुम्हारा, ऐसे ये तुम्हारा आरआरबी निकलेगा तुम्हारा, और क्या क्या निकलेगा तुम्हारे? सारे के सारे निकलेंगे, ठीक है। स्टेट निकलेगा, सीएचओ तो खैर हम बात ही नहीं करते हैं, फिर भी सीएचओ भी निकलेगा तुम्हारा, वो तो इजी ऐसे निकलेगा, ठीक है। हम तो तुम्हारे नोट सेट निकालेंगे, तो जो नोट सेट निकाल सकते हो कुछ भी निकाल सकता है, ठीक है जी। चलिए जी, तो अब सुनो, ये हमने पढ़ ली इतनी लंबी चौड़ी कहानी। तो आगे की कहानी क्या है हमारा कि हाइपरटेंशन की जब हम बात करते हैं तो हाइपरटेंशन क्या है? अब हाइपरटेंशन क्या होता है? जब आपका बीपी 140 से ज्यादा हो और आपका 90 mmHg से ज्यादा हो, मोर देन 140 by 90 mmHg, दैट इज नोन एज क्या? बीपी। कौन सा बीपी? हमारा ये जो बीपी है, ठीक है, वो हाइपरटेंशन, ठीक है। तो कब कहते हैं? जब इससे ज्यादा हो। लेकिन अगर 120 से आपका 140 के बीच में है या 80 से 90 के बीच में है, तब भी इसको कभी कभार क्या कंसिडर करते हैं? इसको भी हम ब्लड हाइपरटेंशन कंसिडर करते हैं, पता है। मान लो किसी पेशेंट का क्या है, किसी इंसान का 130/88 है, तो ये तो क्या है? तो ये तो बोलेगा हम तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, लेकिन इसको भी हम बीपी बोलते हैं। और कौन सा वाला बीपी बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये है एसेंशियल बीपी, कि ये हर किसी की जिंदगी में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी बीपी, जो होता ही होता है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बीपी, जो होता ही होता है। एसेंशियल हाइपरटेंशन, एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है।
इसको और क्या बोलते हैं बताइए? इसको हम बोलते हैं कई बार माइल्ड हाइपरटेंशन। क्या बोला जाता है इसको? माइल्ड हाइपरटेंशन। ठीक है दोस्तों, ये हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से होता है ना, पड़े रहते हैं, खाते नहीं हैं, वर्कआउट करते नहीं हैं, योगा करते नहीं हैं, और दुनिया भर का स्ट्रेस लेते हैं। और स्ट्रेस तो ले लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है ना, तो ये उसके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट चीज दूसरा आता है हमारा, माइल्ड के बाद आता है दूसरा स्टेज 1 बीपी। याद रखना, स्टेज 1 कब कहलाएगा? जब आपका बीपी 140 से ज्यादा हो गया है और 90 से ज्यादा हो गया है। ठीक है, उससे पहले स्टेज 1 नहीं होता है, उससे पहले जस्ट माइल्ड है। स्टेज 1 को हम बोलते हैं क्या चीज? मॉडरेट बीपी। समझ गए? मॉडरेट बीपी। ठीक, नेक्स्ट होता है हमारा स्टेज 2 बीपी, या इसको बोलते हैं माइल्ड। मॉडरेट के बाद क्या आता है भाई? सीवियर आता है। इसको हम बोलते हैं सीवियर बीपी। अब ये कितने से ज्यादा हो जाए? जब 160 से ज्यादा हो जाए और साथ साथ में 99 से या 100 से ज्यादा हो जाए, ये मान लो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये वाला बीपी। ठीक है दोस्तों, कौन सा वाला? स्टेज 2। तो याद रखना, स्टेज 1 माइल्ड नहीं है, स्टेज 1 क्या है? मॉडरेट है। स्टेज 2 क्या है? मॉडरेट नहीं है। स्टेज 2 क्या है? सीवियर है। सो ये क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और घुमा देता है आपको। तो और नेक्स्ट चीज, एक और आपने वर्ड सुना होगा, कौन सा वाला आपने सुना होगा? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अब आपने हाइपरटेंसिव क्राइसिस सुना है, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब कहते हैं, किसको बोलते हैं? जब आपका सिस्टोलिक बीपी जो है कितने से ज्यादा हो जाए? 180 से ज्यादा हो जाए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिस्टोलिक बीपी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या इंपॉर्टेंट है? जब आपका डायस्टोलिक बीपी है 120 से ज्यादा हो जाए, तो भाई साहब पेशेंट मरेगा, सीधे भगवान के पास जाने वाला है तुरंत अब। ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाएगी। 120 से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसी को हम, क्योंकि पेशेंट अब मरने वाला है, एम से मरेगा तो एम से मैलिग्नेंट होगा, मैलिग्नेंट होगा। दो चीज होता है ना, एक होता है बेनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। बी से बचा लेगा, एम से मार देगा, तो जो मार देगा उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट। तो इसको कई बार हम बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपर टेंशन। समझ गए दोस्तों? यस नो? ठीक, तो अब हाइपरटेंशन की दवाई क्या दिया जाता है? अब बताओ। एंटी हाइपरटेंसिव दो, है ना, जो बीपी को कम करे। तो बताइए कौन सी है एंटी हाइपरटेंशन? अब बताइए इसमें आंसर। अब पूरी कहानी सुना दी मैंने तुम्हें, जल्दी बताओ आंसर। मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन तो किसका है? डायबिटीज मेलाइटिस का है। वो भी कौन सा वाला है? टाइप 1 में देते हैं इसको, मेटफॉर्मिन को देते हैं। ये हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है। लिसिनोप्रिल, ये प्रिल है, बिल्कुल सही बात। प्रिल है, यानी कि कौन सी होगी? एसी इनहिबिटर। तो एसी इनहिबिटर क्या होती है हमारी? ये क्या करता है? बीपी को कम करती है। ठीक है, इस इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस में देते हैं जी। ठीक है, ओमिप्राजोल क्या है? ओमिप्राजोल, ये बताओ, है ना, जोल जोल आता है जिसमें ZOLE, तो ये क्या है? ठीक है, तो याद रखना, एसी इनहिबिटर जो है हमारी प्रिल, जिसमें भी प्रिल प्रिल आती है, ये एसी इनहिबिटर है। और यहीं पे याद रख लेना इसका साइड इफेक्ट, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इसका? तो कॉमन साइड इफेक्ट होता है इसका ड्राई हैकिंग कफ। ड्राई हैकिंग कफ। ठीक है, तो जब किसी पेशेंट को ड्राई हैकिंग कफ होता है तो वहां दी जाती है एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं, वहां पे रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं। रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं, जो अगर आपको नहीं पता, जिसमें भी सार्टन सार्टन आता है, जैसे कि कैंडी सार्टन, सार्टन, वॉल सार्टन, है ना, ये सब देते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या जाएगा? ढूंढो क्या जाएगा? यही जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। ये तुम्हारा पीडीए का क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिमेटिक हार्ट डिजीज इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन आता है, कितना इंपॉर्टेंट है। ये गैस वैस मत लिखा करो तुम लोग, ठीक है? गैस, चूल्हा, सिलेंडर पूरा लिखा करो।
बी भावना मेघ, बी दिशा, बी आस्था, बी रंजना यादव, बी तुलसी, बी दीक्षा गुप्ता, बी शिखा शर्मा, बी शिवानी राणा, बी रिम्पा, बी शिवानी यादव, बी नंदिनी चौरसिया, बी सोनम रौतेला, बी विनीता, बी गैस बैक्टीरिया। फिर तुम गैस लिख रही हो, गैस चूल्हा मत लिखा करो, पूरा लिखा करो गैस चूल्हा। ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, वेरी गुड, ये लिखा करो। नंदिनी चौरसिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, यस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो एक बीमारी होती है हमारी रूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है, और ये एक होता है रूमेटिक फीवर। रेमेटिक फीवर जो होता है, ये क्या होता है रेमेटिक फीवर? रेमेटिक फीवर क्या है हमारा? रेमेटिक फीवर मान लीजिए किसी बच्चे को, ये मोस्टली देखने को मिलता है, ये होता है 5 से 15 साल के बच्चे का। पहला इंपॉर्टेंट चीज किसमें देखने को मिलेगा? 5 से 15 साल के बच्चे में, ठीक है। उनमें क्या हो रही होती है? इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। तो इतना नहीं होता है जितना कि हमारा है, ठीक है। दिखा दो जरा ऐसे। दोस्तों जितने भी आप लोग ऑनलाइन बैठे हो, कृपया करके इसको लाइक करें वीडियो को जब आई चुके हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो सब्सक्राइब। है, कल इतने सारे लोग आए, 500-600 लोग आए और वो सब्सक्राइब करके भी नहीं गए, ठीक है, वो भी कर दो, ठीक है, ठीक है। मार दो, दे दो ना एक अंगूठा, ऐसे क्या जाता है तुम्हारा, है ना। गुरु ने तो क्या मांगा था? शिष्य से अंगूठा मांगा था। हम तो तुम्हें से अंगूठा थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो तुम्हें क्या बोल रहे हैं? बस ऐसे कर दो, है कि नहीं, बटन को टच कर दो ऐसे। चलिए जी, तो रेमेटिक फीवर क्या होता है? ये हमारा रेमेटिक फीवर है, ठीक है। रेमेटिक फीवर में होगा क्या कि एक तो उम्र कितनी होनी चाहिए बच्चे की? 5 से 15 साल की होती है, ठीक है। 5 से 15 साल के बच्चे को ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। दूसरी चीज यहां पे क्या होना जरूरी है? कोई एक इन्फेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। इन्फेक्शन कोई भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक इन्फेक्शन कौन सा होता है? हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन बोलते हो जैसे कि तुम्हारे नाक में कभी जो छूंक वूक होती है, जैसे आपका गला जो क्या होता है, गला बैठ जाता है, या कर दिए सर सब्सक्राइब, बहुत बहुत मेहरबानी मैडम, है, बोलना पड़ता है तुम लोग। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? ये जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें क्या होगा कि ये मान लीजिए कि जैसे आपका फेरिंजाइटिस हो गया, फेरिंग्स में इंफेक्शन, लेरिंजाइटिस हो गया, है ना, तो अपर रेस्पिरेटरी में कहीं भी होगा। इसको फेरिंजाइटिस को हम क्या बोलते हैं? सोर थ्रोट बोलते हैं। जैसे जो गला से आपका खराश सी जो होती है ना, वो हो गया। तो हमें होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ है, ये कौन सा वाला होना चाहिए? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का होना चाहिए, जिसको आप गैस भी बोलते हो, है ना, गैस चूल्हा, जो भी आप बोलना बोलो, गैस का बैक्टीरिया होना चाहिए, ठीक है। जब ये गैस का बैक्टीरिया हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है? एक्चुअल में होता क्या है? इस भाई साहब का भी आप ये मान लीजिए, ये जो बदतमीज आदमी है, इसकी जो शक्ल मिलती जुलती है, ऐसा है, ठीक है। इसकी शक्ल मिलती जुलती किसके है? हमारे कुछ सेल में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ये इनकी तरह मिलता जुलता होगा, इनकी तरह, ठीक है, जो हमारे नॉर्मल सेल है, ठीक। तो अब होता क्या है? इसको मारने के लिए कौन आती है? हमारी एंटीबॉडीज आती है, एंटीबॉडीज आती है, एंटीबॉडीज आती है। अब एंटीबॉडी आई और इसकी क्या बजाने लगेगी? बैंड बजाएगी, बैंड बजाएगी, बैंड बजाएगी। तो आपके गले में जितना भी बैक्टीरिया था सबको मार दिया, खत्म, ठीक। अब जो नॉर्मल हमारे एडल्ट्स होते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी तो इसको कंट्रोल कर लेती है, फिर धीरे धीरे एंटीबॉडी क्या होने लगती है? कम 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 कम। तो ये भाई साहब गायब, ये भाई साहब गायब, ठीक है, सब कुछ बराबर हो जाता है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है, 5 से 15 साल का बच्चा, तो वहां पे क्या होता है? एंटीबॉडी का लेवल हद से ज्यादा फिर से बढ़ने लगता है, ठीक। अब इनके पास ये तो क्या है? खाली लोग और खाली दिमाग शैतान का। अब ये क्या चाहेंगे? खाली जाएगा इसको मारने के लिए, लेकिन ये ढूंढेगा ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये ढूंढेगा, अरे कित गया, ये ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा? इसकी तरह दिखने वाले, और इसकी तरह कौन है? नॉर्मल सेल।
जो जो जहां जहां रिसेप्टर दिखा वहां वहां इसके क्या बजाएंगे, बैंड बजाएंगे। ठीक है, अब ये बैंड कहाँ कहाँ बजाएंगे जी, देखो सबसे पहले ये जाता है रिमेटिक फीवर, कहाँ कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा आपके ब्रेन में, ये अटैक करेगा आपके प्यारे से हार्ट में, ये अटैक करेगा आपके कहाँ, स्किन में, ये अटैक करेगा आपके कहाँ पे, हमारे कहाँ करता है भाई ये, जॉइंट्स में। ठीक है, यहां पे। तो ब्रेन में क्या अटैक करेगा, कल भी बता चुका हूं मैं थोड़ा बहुत। ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बेसल गैंग्लिया, है ना, बेसल गैंग्लिया होता है, और वहां से निकलता है हमारा डोपामिन, है ना, डीए मतलब डोपामिन निकलता है। तो वहां जो डोपामिन निकलता है वहां उसका हमारा काम होता है नॉर्मल बॉडी का कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना, सब कुछ करना, ठीक है, नॉर्मल चीज करना। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन वगैरह करता है। तो क्या अब ये ऐसा रहेगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चे का जैसे ही अटैक होता है, तो इनिशियल फेज में जैसे अभी अटैक हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसल गैंग्लिया अफेक्ट होगा, तो डोपामिन में गड़बड़ी होगी। जैसे ही डोपामिन में गड़बड़ी होने लगती है, तो बॉडी क्या होने लगती है, डिसबैलेंस होती है, और क्या देखने को मिलता है, सडन हेम कोरिया देखने को मिलता है। कोरिया बोले तो कि एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने कल बताया था आपको, पीटी करने लगता है, जैसे आप लोगों ने स्कूल में किया था 1 2 3 4 5 वो किया है, उसको बोलते हैं सडन हेम कोरिया। ठीक, इसी कोरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको इस तरह कौन करता था, एक भाई साहब था सेंट वेटस, तो वो भी ऐसे ही डांस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट वेटस का डांस बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेन में। अब मैं बात करूं जॉइंट्स में, तो जॉइंट्स को आपने तो पता ही है, ये हमारी मान लीजिए जॉइंट्स में ये हमारी हड्डी है, ये हमारी हड्डी है, यार पेन काम नहीं कर रहा हमारा भाई, हड्डी है ऐसा। तो इस जॉइंट में ये साइनोवियल जो लेयर है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसका भी स्ट्रक्चर मिलता जुलता है बेचारे किसे, स्ट्रेप्टोकोकस से। और यहाँ पे एंटीबॉडी आती है, इसकी भी बैंड बजाने लगती है, इसकी बैंड बजाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगा। जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस। ठीक है, और जॉइंट्स एक होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉली अर्थराइटिस। समझ के, मल्टीपल जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, पॉली अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो पॉली अर्थराइटिस देखने को मिलता है यहाँ पे जॉइंट्स में। ठीक है दोस्तों, तब जब ये पॉली अर्थराइटिस यहां देखने को मिल रहा है, तो अब क्या होगा, क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, यार इतनी धनराशि का, तो क्या कीजिएगा, ये जो पॉली अर्थराइटिस होता है, इस पॉली अर्थराइटिस में क्या होगा, यहाँ पे ये साइन सिम्टम होगा, और साथ साथ में यहाँ पे जॉइंट में पेन होगा, जॉइंट में क्या होगा, पेन होगा। तो पेन को क्या बोलते हैं, एल्जिया बोलते हैं। ठीक है, एल्जिया। देखो अब जो मैं कहना चाह रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज वो है, अगर अर्थराइटिस की वजह से पेन हो रहा है, अर्थराइटिस इज द प्राइमरी साइन सिम्टम। कौन सा साइन सिम्टम, प्राइमरी, ना कि सेकेंडरी। लेकिन जो अर्थाल्जिया है, अर्थाल्जिया है यानी कि जॉइंट का पेन, वो सेकेंडरी साइन सिम्टम। समझ में आया, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। तो जब हम पढ़ते हैं जोन्स क्राइटेरिया, तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर साइन सिम्टम, यानी कि प्राइमरी साइन सिम्टम, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइनर क्राइटेरिया या सेकेंडरी साइन सिम्टम। तो मेजर कौन होगा, पॉली अर्थराइटिस, या माइनर कौन सा होगा, पॉली अर्थाल्जिया। तो याद रखना ये बात आप, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जॉइंट्स में क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं, जॉइंट हो गया, फिर अगर मैं बात करूं स्किन में, तो स्किन में क्या होने लगता है, कुछ नोड्स बनते हैं, नोड्यूल्स बनने लगते हैं। ठीक है, स्किन में ऐसे ऐसे जैसे नोड्यूल्स बोलते हैं, ऐसे ऐसे दाने दाने से देखने को मिलता है। और दूसरी चीज वहां पे रेड रेड कलर की स्किन भी देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि स्किन में भी अटैक करता है कौन, हमारे एंटीबॉडी। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है हमारा हार्ट। अगर हमारे हार्ट में अटैक करने लगा, अब इसलिए हार्ट के लिए स्पेशल एक डिजीज कंडीशन इसको गिफ्ट कर देते हैं, और इसको बोलते हैं यस अर्थीमा मार्जिनेटा। यस, स्किन में क्या देखने को मिलेगा, ऐसे रेड कलर का पैचेस पैचेस पैचेस, इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि किनारे किनारे पे रेड स्किन के मार्जिन में हो रहे हैं रेड, इसलिए इसका नाम क्या है, मार्जिन है। और साथ साथ में रेड कलर है, रेड कलर को क्या बोलता है, एरिथमा। एरिथमा जैसे आपने सुना आरबीसी, है ना, वैसे ही रेड कलर है आरबीसी, याद करो, वैसे मार्जिन इज रेड कलर। अगर मैं बात करूं हार्ट की, तो हार्ट में होते हैं 3 लेयर। कौन कौन सी लेयर होती है हमारी, एंडोकार्डियम, मेयोकार्डियम
और हमारी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कितनी लेयर की होती है हमारी? ये होती है 2 लेयर की। एक होती है विसरल पेरिकार्डियम, एक होता है पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा हार्ट है। ठीक, ये मैंने बना दिया सबसे आउटर लेयर, दैट इज पेरिकार्डियम। और ये इसके अंदर क्या होता है हमारा? फ्लूइड 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 होता है। ठीक है, पेरिकार्डियम का जो नेचर होता है ये होता है 2 टाइप का नेचर, यानी कि एक नेचर होता है कांटेदार, दैट इज फाइब्रस नेचर, फाइब्रस नेचर। और एक नेचर होता है हमारे पानीदार, पानीदार बोले तो लिक्विड, यानी कि लिक्विड को क्या बोलते हैं? सिरस, नॉर्मल पानी, सिरस नेचर। इसलिए ये क्या बनाते हैं? लिक्विड भी बनाते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है? 15 से 50 ml। एक्चुअल में होता तो 15 से 20 है, लेकिन आपको क्या रखना है? 15 से 50 ml। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी, बहुत बेहतरीन। ठीक है, नेक्स्ट चीज की बात करते हैं आगे। आगे की बात ये है कि ये हमारा फ्लूइड हो गया इतना। ठीक है, आगे की कहानी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो फाइब्रस है, ये वाला फाइबर फाइबर फाइबर, इन फाइबर में क्या होगा? अब क्या होगा? यहाँ पे अटैक करेगी कौन? एंटीबॉडी आएगी, और एंटीबॉडी बैंड बजाएगी कहाँ? इस वाली लेयर की, पेरिकार्डियल लेयर की। तो जैसे ये बैंड बजाने लगती है तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा। तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे देखने को मिलेगा पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, रिमेटिक हार्ट का पेरिकार्डाइटिस वाला 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे जो पेरिकार्डाइटिस में एक स्पेशल चीज है, दोनों ये लेयर है, ये वाली लेयर है, इसमें कांटे कांटे दिखेंगे, कांटे कांटे ऐसे, लो जी, कांटे 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 कांटे, दांत जैसे कांटे बना दिए, यानी कि कांटों को क्या बोलते हैं? स्पाइक, स्पाइक बोला जाता है। ठीक है, देखो जी, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइक बोलते हैं उसको, कांटेदार। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है, और इसमें साथ साथ में फ्लूइड भी होता है थोड़ा बहुत, पानी 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 पानी, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये जो अपीयरेंस है ये ऐसा नहीं लग रहा है, किसकी तरह? ये ऐसा लग रहा है जैसा आपने ब्रेड लिया, एक ब्रेड लिया, उसमें मक्खन डाल दिया, फिर उसके बाद आपने इसको खोल दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं कौन सा अपीयरेंस? ब्रेड बटर अपीयरेंस, मक्खन वाला अपीयरेंस, मक्खन और ब्रेड को लगा के। ठीक है, तो वो कहां देखने को मिलता है? पेरिकार्डाइटिस में। इंपॉर्टेंट चीज, मायोकार्डाइटिस क्या होता है हमारा? मायोकार्डाइटिस में क्या होगा? मायोकार्डाइटिस में क्या होता है? क्योंकि मायोकार्डियम जो है बहुत ही मोटी लेयर होती है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर कौन सी है? मायोकार्डियम। ये भी क्वेश्चन आता है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ हार्ट? द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ हार्ट इज मायोकार्डियम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मायोकार्डियम है जी। तो अब क्या होगा? मायोकार्डियम में हमारे अटैक करेगी एंटीबॉडी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेयर है तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, और यहाँ पे थोड़ा बहुत टिश्यू के डैमेज भी होगा। तो ये इसको मैंने मान लीजिए टिश्यू का डैमेज है, एंटीबॉडी है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी है, और थोड़ा बहुत सेल है इधर साइड। तो यहाँ पे कुछ क्या बनने लगती है? कुछ बॉडीज है। तो इन बॉडीज को क्या बोला जाता है? जिस भाई साहब ने ढूंढा उसका नाम था एशॉफ, तो इसलिए इसका नाम क्या है? एशॉफ बॉडीज, एशॉफ बॉडीज। ठीक है, तो एशॉफ बॉडी कहां देखने को मिलता है? मायोकार्डाइटिस में। ठीक, अगर यही चीज मैं बोलूं कि अंदर कौन सी लेयर है, तो सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है दोस्तों? अंदर वाली लेयर होती है कौन सी? ये होती है एंडोकार्डियम की। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? हमारी एंडोकार्डियम की। सेम चीज, सेम टू सेम यहाँ पे भी होंगे, डेड बॉडीज डेड बॉडीज डेड बॉडीज, और थोड़ा बहुत एंटीबॉडी वगैरह, सेम टू सेम यहाँ पे होगा, तो उसको हम बोलेंगे, ठीक है, एंडोकार्डाइटिस जैसे ही होगा, एंडोकार्डाइटिस जैसे ही होगा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या चीज? कुछ सेम टू सेम ऐसी बॉडीज। लेकिन आप यहाँ पे बॉडीज कह नहीं सकते, क्यों नहीं कहेंगे? जिस भाई साहब ने इसको ढूंढा, अगर वो बोलेगा इसका नाम क्या है? एशॉफ, इसका नाम भी बॉडीज है, तो बोलता है अरे मेरा नाक कट जाती उसकी, है ना। तो उसने बोला चलो आप इसका नाम क्या देते हैं? पैचेस देते हैं। क्या नाम दे दिया इसका? पैचेस। और कौन सा पैचेस? जिस भैया ने ढूंढा उसका नाम बताओ, कौन सा पैचेस है भाई? बताइए, किसको पता है ये? जल्दी बताओ, ये तो सबने रटा होता है, एशॉफ बॉडी वगैरह। यस, वेरी गुड शिवानी नेगी, अति सुंदर। मैककुलम पैचेस, तुम सारे मेरे पढ़ाए हुए लगते हो मुझे। कौन सा पैचेस? मैककुलम के पैचेस।
कुछ नहीं है, सेम है। ठीक है, ओके ठीक है दोस्तों, ये सब पूरी कहानी सुना दी मैंने किसकी, गैस की। अब बताओ रिमेटिक फीवर पूरा पूरा खत्म। अब बताइए इसमें आंसर जल्दी से क्या होगा। सर आप क्लास क्यों नहीं लेते हो, है ना, मुझे वक्त नहीं होता है, तो जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है, जैसे वक्त मिलेगा मैं क्लास लूंगा। ठीक है, अभी हमारे मोहित सर ने हमें बोला, तो इस वजह से हमारे ये क्लास मोहित सर को डेडिकेटेड है, हमारी 2 क्लासेस हमारी। ठीक है, तो जिसको थैंक यू बोलना मोहित सर को बोलना। चलिए जी, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सी बात है, रेमेडिक प्राइमरी कॉज ऑफ रेमेडिक फीवर इज गैस। क्या था हमारा, अब तुम लोग गैस मत बोलना, ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस हेमोगाइटिस हेमोलाइटिक बैक्टीरिया है ना, तो राइट आंसर क्या है, बी। समझ में आया, बी। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। मैकुलम सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग एथेरोस्क्लेरोसिस, बताइए क्या है आंसर। तो नीचे इनमें से कौन सा रिस्क फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोसिस होने की, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, फैट का जम जाना, ये तो सब ने रटा हुआ है ना। जब आपका बीपी कम हो तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हाई एचडीएल, एचडीएल बोल तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका मतलब क्या हुआ, गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं, एलडीएल अगर बोलता तो आंसर वो जाता, तो ये है नहीं। अब नेक्स्ट क्या है, लो कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर लो किसी पेशेंट में लो कोलेस्ट्रॉल लेवल है यानी कि हाइपोलिपिडीमिया है, तो ये तो है नहीं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो अच्छी बात है। फिजिकल इनएक्टिविटी, यस, जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, पड़े हो तुम घर पे, पड़े ही रहते हो पड़े रहते हो पड़े रहते हो, तो राइट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए भाई आंसर बताइए। वेट, व्हाट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ पेरिकार्डाइटिस, किसी पेशेंट को क्या हुआ है, पेरिकार्डाइटिस हुआ है। ठीक है, देखो भाई याद रख लेना, पेरिकार्डाइटिस भी अलग अलग टाइप की होती है। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, अगर हमारा इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो उसको बोलेंगे इन्फेक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, और अगर मैं बोलूं, और अगर मैं बोलूं कि ये रिमेटिक हार्ट डिजीज के हुआ है तो उसके वो बोलेंगे सिंपल पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सिंपल पेरिकार्डाइटिस कहलाएगा फिर। ठीक है, अगर ये स्पेशली पूछे इन्फेक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, तो वहां पे साइन सिम्टम अलग होंगे। ठीक है, और यहां पे साइन सिम्टम थोड़ा सा अलग हो। ठीक है, अब बताओ, लेकिन कुछ मेजरली क्या होता है,
बताइए। अब वहां पे जैसा अगर क्वेश्चन आएगा आपका इन्फेक्टिव, एक एग्जांपल देता हूं आपको, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से। तो यहाँ पे जो साइन सिम्टम आते हैं, अगर हमने यहाँ देखा था रिमेटिक फीवर में, वहां क्या था, मैकुलम पैचेस, ठीक है। यहाँ जो साइन सिम्टम आते हैं वो क्या होता है हमारे, जैसे रोथ स्पॉट होता है, रोथ का स्पॉट होता है, ये सब होता है, ठीक है। वहां पे हमारा स्प्लिंटर हेमरेज होता है, ये वहां होता है, ठीक है। और कौन कौन से नोड बनते हैं दोस्तों, ये बताओ। जेनवेस नोड, ऑस्लर नोड, वेरी गुड। जेनवेस के लीजन बनते हैं और ऑस्लर के नोड बनते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये सिंपल सी बात है, अभी कुछ मेंशन नहीं किया है, तो ये समझना पेरिकार्डिटिस यानी कि पेरिकार्डियल लेयर में दर्द वो हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, सॉरी इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो जब इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इसका मतलब है साफ साफ हमें पता चलेगा, ठीक है, हमें पता चलेगा तो कैसा दर्द होता है, बताइए आंसर क्या जाएगा। डल बैक पेन, बैक पेन से कोई लेन देना है इसमें, कुछ नहीं है। सीवियर हेडेक, हेडेक से कोई लेन देना है नहीं। एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग से कोई लेन देना नहीं है। तो राइट एक ही चीज बचा हमारे पास, चेस्ट पेन, तो राइट आंसर इज बी, ए। ये था ना सबका, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। व्हाट इज द टाइम नाउ? बताइए बताइए बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाई। विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू असेस द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट? क्या करते हैं भैया, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट क्या करते हैं, ये योगा है, ईसीजी। भैया जब भी हमें टाइम मिलेगा हम आपको ईसीजी पढ़ा देंगे, ठीक है। तब तक आप ईसीजी देख सकते हो, हमारी सर्च कर लेना नवनीत सर ईसीजी डाल रखी है मैंने मेरे चैनल में, ठीक है, आप वहां देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर? बताइए बीटा ब्लॉकर का कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? बताइए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ भाई, यहाँ पे आपकी गाड़ी अटक गई है, जल्दी बताओ। यासीन हाय पीएल। क्या है जल्दी बताओ। हाइपरग्लाइसीमिया तो गलत आंसर है। कॉमन पूछा है दोस्तों, कॉमन, सबसे कॉमन। देखो सिंपल सी बात है, बीटा ब्लॉकर क्या करता है, बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर अफेक्ट करता है हमारे हार्ट को, और थोड़ा बहुत हमारे लंग्स में भी अफेक्ट करते हैं, है ना। लंग्स में भी क्या होते हैं, जो ब्रोंकियल्स होते हैं, ब्रोंकियल्स, वहां पे भी बीटा ब्लॉकर होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, और यहाँ पे भी बीटा रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट में। तो हार्ट में बीटा रिसेप्टर क्या काम करते हैं, बीटा रिसेप्टर का काम होता है एक तो बीपी को बढ़ाना, बीपी को बढ़ाने का काम होता है, ब्लड वेसल में भी होता है ये, तो यहाँ ब्लड वेसल की वजह से बीपी बढ़ेगा। और हार्ट में बीटा रिसेप्टर क्या करते हैं, ब्लड वो हार्ट रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, बीटा को ब्लॉक कर रहे हो। जब रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो वहां पे क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी घटेगी, हार्ट रेट कम होती है। तो क्योंकि हम ये ब्लड वेस्कुलर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में दे रहे हैं, इसलिए मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ना कि टैकीकार्डिया। तो बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को कम करता है, ना कि टैकीकार्डिया। तो आंसर क्वेश्चन आपको कैसे लगाना था, दो ऑप्शन थे, ए और बी।
ये बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, तो 90% चांसेस ये हो जाता है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, या तो टैकीकार्डिया है एक में, एक ब्रेडिकार्डिया है, तो अब इन दोनों में से एक चुनना था आपको, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट चीज, हाइपरटेंशन करेगा या हाइपोटेंशन करेगा? ये हाइपोटेंशन करेगा, ना कि हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया की बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा क्या है, ये है पेनक्रियास। पेनक्रियास में दो चीजें होती है, एक होती है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल। अल्फा सेल रिलीज करती है ग्लूकागोन, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगी। बीटा सेल रिलीज करती है इंसुलिन, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को कम करेगी। सिंपल सी बात है, ये ग्लूकोज को पकड़ेगी, ठीक है, और सीधे सेल के अंदर डालेगी। ये काम करती है कौन? इंसुलिन का काम करती है, इंसुलिन ऐसे काम करती है। ठीक है, तो अब आप दे रहे हो बीटा ब्लॉकर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बीटा सेल काम नहीं करेगी, तो इंसुलिन क्या करेगा, नहीं रिलीज होगा, नहीं रिलीज होगा, तो उसकी वजह से किसका लेवल बढ़ेगा? ग्लूकोज का। तो बिल्कुल ये सही है, हाइपरग्लाइसीमिया करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है, लेकिन प्रायोरिटी आंसर शुड बी ब्रेडिकार्डिया। ठीक, इसलिए किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है तो उसको क्या नहीं दिया जाता है? बीटा ब्लॉकर नहीं देते हैं। बीटा ब्लॉकर का साइड इफेक्ट क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है? ए बी सी डी ई। ए बोले तो अस्थमा, अस्थमा में, बी बोले तो ब्रेडिकार्डिया में नहीं देते हैं, सी बोले तो सीओपीडी में नहीं देते, जिसको आप सीओपीडी हम बोलते हैं कोपड़, जिसमें लंग्स के लग जाए चौपट। फिर डी बोले तो डायबिटीज मेलाइटिस में नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया करवाएगा। ठीक है, ई बोले तो एम्फाइसीमा। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया का समझ में आ गया, क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हार्ट रेट को कम करेगा। डायबिटीज मेलाइटिस का समझ में आ गया, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हार्ट रेट को कम करवाएगा। सही बात है। ठीक है जी, अब सुनो आगे क्या सुनिएगा, आगे ये सुनना कि ये जो हमारा ब्रोंकियोल है, ब्रोंकस है, उसमें एक बीटा क्या करता है, बीटा रिसेप्टर करता है एक्चुअल में काम, इसको ब्रोंको डायलेशन का काम करता है। ठीक है, यहां पे इसको ब्रोंकस को डायलेट करने का काम करता है। ठीक है, अब ये डायलेट कर रहा है तो अच्छी चीज है ना ऑलरेडी, लेकिन अगर आप बीटा ब्लॉकर दे रहे हो तो बीटा ब्लॉकर दोगे तो ये इसका काम उल्टा कर देगा, तो अब ये डायलेट नहीं होगा, ये क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा। तो सोचो अगर कोई बीमारी ऐसी है जिसमें ऑलरेडी क्या हो रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, जैसे आपके अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, तो उसमें आप क्या नहीं दोगे, बीटा ब्लॉकर नहीं दोगे, क्योंकि और ज्यादा पेशेंट की जान ले सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से, राइट आंसर क्या जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पिलाओ भैया। थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बार बार आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आया है आपके पास, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एमआई? एक पेशेंट है जिसको क्या हुआ है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है। ठीक है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है। ठीक है जी, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है यहाँ पे किसको, पेशेंट को। तो अब क्या होगा कि उसमें हम क्या देंगे, एमआई लेके आया है पेशेंट, पेशेंट को हार्ट में, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हम पढ़ा चुके हैं, सीएडी पढ़ाया था, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ा दिया अभी। तो जैसे ही मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ तो एमआई हुआ, तो यहाँ क्या हो गया, डैमेज हुआ। जैसे ही ये डैमेज हुआ, ठीक, तो ये क्यों हो रहा है डैमेज, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लड में क्या हुआ होगा, कोई फैट था, और फैट के साथ साथ यहाँ पे क्या फंस गया होगा, कोई क्लॉट फंस गया होगा, ब्लड का क्लॉट। ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि इस क्लॉट को हटाओ। तो जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो इस क्लॉट को तोड़ा जाता है, तो इस क्लॉट को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, खत्म करेंगे इसको, तभी क्या जाएगा, हमारा ब्लड आगे बढ़ेगा। तो क्या देना है हमें, सबसे पहले थ्रोम्बोलाइटिक दो, थ्रोम्बोलाइटिक दो। थ्रोम्बोलाइटिक कितनी देर में, विद इन, जैसे ही पेशेंट ने हॉस्पिटल में एंट्री करी तो उसके अंदर अंदर 30 मिनट्स के अंदर दे देना चाहिए। इस टाइम को बोलते हैं डोर टू निडल टाइम। निडल बोले तो इंजेक्शन घुसाने का, और कौन सा इंजेक्शन, थ्रोम्बोलाइटिक। थ्रोम्बोलाइटिक कौन सा वाला, स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस देते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है स्ट्रेप्टोकाइनेस देंगे, समझ गए? ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। Once it's too over, just let me know.
लेविनसाइन, दीक्षा गुप्ता लेविनसाइन, कहाँ लिखा है यार लेविनसाइन? क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या है हमारा? लेविनसाइन क्या होता है? जब एंजाइना दर्द होता है तो पेशेंट अपना हार्ट को यूं पकड़ता है, और यहाँ देखना मेरी छोटी स्क्रीन में यूं पकड़ता है, तो पेशेंट यूं ऐसे करके फिस्ट बना के यूं झुकने लगता है, तो इस साइन को बोलते हैं लेविन साइन। क्योंकि जिसने ढूंढा था उसका नाम लेविन है, उसने ऑब्जर्व किया लोगों को, यार जिसको भी एंजाइना होता है, एमआई होता है, सब यूं पकड़ के बैठ जाते हैं, तो इस भाई साहब के नाम में उसने बोला दिस इज लेविन साइन, बात खत्म। ठीक है, फिस्ट ऑन चेस्ट, यस, फिस्ट, इसको फिस्ट साइन भी बोलते हैं, है ना। देखो, व्हाट इज द Which of the following is the common symptom of angina pectoris? तो कॉमन सिम्टम क्या है angina pectoris का? तो वो क्या होता है? सिंपल से बात है, नाम में ही लिखा है, क्या ले है? पेन, ठीक है, और कहाँ ढूंढो फिर? चेस्ट पेन, ठीक है, तो राइट आंसर इज ये। और साथ साथ में डिस्कम्फर्ट भी होता है, एब्डोमिनल तो हो ही नहीं सकता, डल पेन हो नहीं सकता। यहाँ पे कौन सा पेन होता है? हैवी पेन होता है, प्रेशर पेन होता है, ऐसा लगता है कि आपके शरीर के ऊपर किसी ने बहुत बड़ा भारी भरकम पत्थर रख दिया हो, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइट प्रेशर, इसको बोलते हैं प्रेशर पेन, इसको बोलते हैं स्क्वीजिंग पेन, ऐसा लग रहा है कोई आपको पिचका रहा है, सीवियर हेडेक को लेंदर नहीं। तो राइट आंसर इज जो आपने लगाया। नेक्स्ट बताइए, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए जी। शार्प पेन नहीं आस्था मैडम, शार्प पेन कहां देखने को मिलता है? ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में। अगर प्रेशर पेन वगैरह दिया है तो पहला आंसर वो लगाना है, ठीक है। और फिर अगर प्रेशर पेन वगैरह, हैवी पेन वगैरह कुछ नहीं मिला तो जाके आप शार्प पेन लगा सकते हो, वरना मत लगाना, वरना ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का शार्प पेन होता है, ठीक है। ओके सर जी, बताइए इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पहली बार आपकी क्लास ज्वाइन की है, शिवानी यादव। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। तो इसका मतलब है आपने ऑफलाइन क्लास क्यों नहीं ली है, फिर ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं ली? हमारी लेनी चाहिए थी, ठीक है, नहीं ली है तो कोई बात नहीं, आप तो ले रहे हो, पढ़ो। सी 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 सी, क्या सब लोग का जवाब सही है? तो देखा जाता है, देखा जाएगा, अभी अभी पता करेंगे हम। तुलसी सी, नंदिनी सी, दीक्षा गुप्ता सी, भावना डायसी, शिवानी नेगी सी, शिवानी पटेल। भाई कम क्यों हो गए आंसर आपके? जल्दी जल्दी बढ़ाओ, आंसर लगाना शुरू करो। ठीक है, देखो ये हमारा प्यारा सा हार्ट, ये हमारा अयोटा, अयोटा से निकला हमारा ये क्या निकला हमारा? ये निकली यहाँ की ब्लड वेसल, यानी ये कलर दिखेगा नहीं, ये निकली हमारी कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी। अब ये कोरोनरी आर्टरी में हमारा क्या करते हैं, हम देते हैं पेशेंट को एंटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, ठीक है। जैसे हमने एंटीजी दी, नाइट्रोग्लिसरीन दिया, तो ये जाके यहाँ पे तुरंत इफेक्ट करता है। नाइट्रोग्लिसरीन को दिया जाता है, अलग अलग रूट होते हैं, आप इसको चाहो तो इसको सबलिंगुअली दे सकते हो, सबलिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे रखवा लो, या तो आप इसको क्या रख सकते हो, या तो आप इसको रख सकते हो सबलिंगुअली, या तो आप पेशेंट को आईवी दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप आज के डेट में पैचेस यूज कर सकते हैं, जैसे आप लोग बैंडेज यूज करते हो ना, वैसे ही बैंडेज यूज करते हो, वैसे ही आप क्या लगा सकते हो, आप बैंडेज यानी कि पैचेस यहाँ लगा सकते हो स्किन में, ये ऐसे, ठीक है, वो लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे। तो याद रखना इन पैचेस को कहां पे लगाते हैं, इन पैचेस को हार्ट के नियर लगाना है,
ठीक है। और ऐसी जगह लगाना है जहां बाल कम हो, ऐसी जगह मत लगाना जहां अनिल कपूर बना पड़ा हो पेशेंट। सर अभी मेरा कॉलेज रहता है, ओके जी, ठीक है। तो अब एक काम करना, आप अपने कॉलेज वालों को भी बोलना, ठीक है, अपने कॉलेज वालों को भी वीडियोस शेयर करना, ठीक है। अपना भला कर रहे हो, साथ साथ में क्लास वालों का भी कीजिए। जो दूसरों का भला सोचता है उसका भला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज, आगे कहानी क्या है। हाँ, पैचेस लगाने हैं तो ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हार्ट में जाएंगे और इजीली काम करेंगे। तुरंत ये जाके क्या करेंगे, हमारी कोई भी सबसे मोस्ट कॉमनली कौन सी यूज करी जाती है, सबलिंगुअल वाली यूज करते हैं। जैसे ही पेशेंट ने ली तो ये आर्टरी क्या हो जाएगी, हमारी डायलेट हो जाएगी। कौन, ये डायलेट हुआ। जैसे ही डायलेट हुआ ब्लड जाएगा, खूब सारा ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा तो बस पेन खत्म हो जाएगा। तो राइट आंसर ढूंढो कहीं कहाँ है। इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को बढ़ाएगी जी नहीं, हार्ट रेट को बढ़ाएगी नहीं, ठीक है। एंटीजी अगर पूछे कौन सी ड्रग की ग्रुप की ड्रग होती है तो ये एक नाइट्राइड ग्रुप की ड्रग है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वैसोडाइलेटर्स में आती है ये वैसोडाइलेटर, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा क्या है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, बीपी करती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है, डायलेट ब्लड वेसल को डायलेट करने का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वैसोडाइलेटर है। रिड्यूस ब्लड का वॉल्यूम, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी आंसर सी है, ठीक है। चलिए याद रखना, जब कभी किसी को पेशेंट को आप नाइट्राइट्स दे रहे हो तो वहां पे ये भी याद रख लेना कि जब आप नाइट्राइट्स लेते हो तो उस टाइम पे ब्लड वेसल डायलेट होगी। जब डायलेट होगी तो खोपड़ी की भी तो डायलेट होगी। जब खोपड़ी यानी कि ब्रेन आपकी खोपड़िया में डायलेट होगी तो वहां पे सर में दर्द होगा। तो हेडेक क्या है, एक कॉमन साइन सिम्टम है इसका, ठीक है जी, याद रखना ये बात। तो अगर बोले कि भैया नाइट्राइट लेने के बाद सर दर्द हो रही है क्या कीजिएगा, तो बोलना उसको, पेशेंट को क्या बोलिएगा, भैया टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। टेंशन सर आपकी ऑनलाइन क्लास लेंगे, बहुत अच्छे सर, अभी मेरा खुद, ठीक है। देखो हेडेक हो रहा है तो उसको बोलना भैया टेंशन मत ले, एक काम कर चुपचाप पकड़ पीसीएम पैरासीटामोल और खा और चुपचाप हो जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्या पैरासीटामोल ले सकता है पेशेंट, किसमें, एंटीजी के हेडेक में, तो बोलना जी हाँ ले सकता है, कोई टेंशन वेंशन की बात तो नहीं है ना भैया, टेंशन ना लेना, बिल्कुल सही है, समझ गए। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। सर अगर दोनों ऑप्शन हो, हेडेक एंड डायलेट ब्लड वेसल, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, है दोनों ऑप्शन। हेडेक इसका साइड इफेक्ट है, समझ गए, कॉमन एक्सेप्टेबल साइड इफेक्ट है, और वैसोडाइलेशन इसका एक्शन है जिसका काम है। तो सिंपल सी बात है, एक्शन पूछे तो क्या एक्शन करेगा, एक्शन तो ये वैसोडाइलेशन का काम करेगा, समझ गए। और अगर पूछे साइड इफेक्ट क्या है तो हेडेक है, ठीक है। शिल्पा मनवाल, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है, उससे पहले डीप वेन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज डीप वेन्स, तो क्या होता है डीप वेन, ये हमारा प्यारी सी टांगे है ना, ऐसी टांगे बना ली आपकी, ये हमारा टांगों में वेन, ठीक है। और ये बड़ी बड़ी सी मसल, काफ मसल जो है, मनाली मैंने काफ मसल, दो बड़ी बड़ी मसल के बीच में जो वेन है उस वेन को बोलेंगे डीप वेन, बात खत्म। व्हाट इज डीप वेन, जो बड़ी बड़ी मसल के बीच में, जैसा थाइस में, हैमस्ट्रिंग मसल के अंदर, जैसे कि क्या हो गया, बैटरी इज गेटिंग लो ब्रदर, यू नीड टू इंसर्ट समथिंग, ठीक है। चलो मतलब क्लास फिनिश करनी पड़ेगी ना, चलो ये होगा, इसको क्या बोलते हैं, डीप वेन बोलते हैं। इस डीप वेन में अगर क्या हो जाए, ब्लड का क्लॉट बनने लगे, यानी कि थ्रोम्बस बनने लगे, तो इसी बीमारी को क्या बोलेंगे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। यानी कि डीप वेन कहाँ होती है, पाँव में, ठीक है, तो वहां पे अगर बनने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। तो अब ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस किस में, ये तो पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग डीप वेन थ्रोम्बोसिस, बताइए। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस किस किस को हो सकती है, डीप वेन का काम क्या है, ब्लड को ऊपर ले जाने का, ऊपर 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 ले जाने का, ठीक है। अब जब पेशेंट का पांव सीधे लगातार खड़ा रहेगा ऐसे, तो बेचारा ब्लड ऊपर नहीं जाएगा, कहां जाएगा, नीचे 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 ही रहेगा,
ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। तो जब नीचे ही रहेगा, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग रहेगा पेशेंट का, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग रहेगी तो वहां पे चांसेस खून रहेगा, तो जहां खून बहुत देर तक इकट्ठा रहता है वहां पे क्लॉट बनने लगता है, उसमें थ्रोम्बोसिस होने लगता है, तो डी वेन का क्या हो गया, थ्रोम्बोसिस बनने लगा। समझ गए? ठीक, बताओ भैया। तो बताइए आंसर क्या होगा। हाई फिजिकल एक्टिविटी, वो कह रहा है कि खूब एक्सरसाइज करता है, तो भाई साहब मतलब ही नहीं बनता। जब एक्सरसाइज करता है तो इसके मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहेंगे, तो ये पिचकेगा तो ब्लड ऊपर जाता रहेगा, तो कोई दिक्कत ही ना है, तो ये हो ही नहीं सकता। वो कह रहा है लो कोलेस्ट्रॉल लेवल, लो कोलेस्ट्रॉल नहीं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जितना ज्यादा फैट होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी बीमारी की, बात खत्म। नेक्स्ट कह रहा है हाई कैल्शियम इंटेक, भैया कैल्शियम से कोई लेन देना ही ना है इसमें। ठीक, अब क्या बचा, प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी, कि पेशेंट बेड में पड़ा हुआ है ऐसा और उसका पांव ऐसा है, तो इसका मतलब है ना मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही ना रिलैक्स हो रही। जब हो ही ना रही तो ब्लड यहाँ इकट्ठा ही तो रहेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा। तो जब पेशेंट बेड रिडन होता है तो वहां पे क्या करो, या तो आप एक्सरसाइज, ये तो खुद आप क्या करो, एक्टिव एक्सरसाइज कह रहा हूँ, पैसिव एक्सरसाइज कर लो, आप खुद पाँव से दबा लो पेशेंट की, मसाज कर लो। या फिर अब सुनना ध्यान से, डीवीटी को बचाने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, डीवीटी होने के बाद नहीं। अगर डीवीटी हो चुका है तो मसाज नहीं करनी है, अगर डीवीटी को बचाना है तो मसाज करो, ठीक है वो चीज। ठीक है, दूसरी चीज, या फिर यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे लगा दो डीवीटी का एक पंप लगा दो, क्यों टेंशन लेनी है, क्यों मसाज करनी है, तो मसाज क्या करो, डीवीटी पंप लगा दो, बात खत्म। समझ में आया कुछ, यस और नो, ये बताइए। ठीक है, और साथ साथ में आप पेशेंट को बोल सकते हो आप स्टॉकिंग पहन लो। स्टॉकिंग क्या है, कुछ नहीं है, लंबे लंबे जुराब जो आप स्कूल में लेके जाते थे, जिसको आप रगड़ के ऐसे ऐसे क्या बनाते थे, है ना, गोला गोला सा बनाते थे, वही है। आप स्टॉकिंग पहना सकते हो पेशेंट को, ठीक है, लेकिन वो स्टॉकिंग कभी ऐसे रगड़ना नहीं जैसे आप स्कूल में जुराब को रगड़ते थे। ठीक है, चलिए जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर आपको देना है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये आपको आंसर देना है। आंसर कहां दोगे आप, आंसर यहां नहीं देना है, आंसर देना आपको कमेंट सेक्शन में जहां खत्म हो गया। ठीक है, आपको कैसी क्लास लगी वो भी आप कहां बताओगे, कमेंट सेक्शन में लगाओगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप सभी का कि आप लोग इतने देर तक जुड़े रहे हो। ठीक है, अगर आप इतने देर तक रह सकते हो ऑनलाइन तो इसका मतलब है आप लोगों का सिलेक्शन लेने की इच्छा है। ठीक है, इसका मतलब है आप सीरियस हो पढ़ाई के लिए। ठीक है, दैट इज वेरी नाइस थिंग। ठीक है, आई होप आप सभी को पसंद आई हो क्लास। ठीक है, हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे क्लास, जब भी मौका मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ना, जब भी हमें मौका मिलेगा हम आपकी क्लास लेंगे और आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी फीडबैक कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लास लेकर, आप डेली ले लीजिए क्लास। ठीक है, धन्यवाद मैडम। ठीक है, ये चीज आप कमेंट सेक्शन में लिखना ताकि बाकी बच्चों को जब वो बाद में देखें उनको भी पता चले। ठीक है जी, चलो करें क्लास फिनिश। ठीक है। आंसर इसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो